हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। तो भाई कहानी यहाँ एकदम सीरियस मोड में आ जाती है और सच्ची बात बताऊं, इस पूरे सीन में लूमियन की एंग्जाइटी प्रैक्टिकली स्क्रीन से बाहर कूद रही है। लूमियन सामने उस बहाल हुए मदद निवेदन को घूर रहा है। और ऑनेस्टली मैं जब ये पढ़ रहा था तो मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसा था। ब्रो, ये क्या चीज़ है? लेटर है, वार्निंग है, पजल है, या फिर किसी का लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो चीज़ें लूमियन ने जोड़कर समझी थी वो ज़रूरी नहीं कि वही असली मीनिंग हो, पर फिर भी उसको एक अजीब सी राहत मिलती है, या शायद गहरी चिंता वाली राहत, जैसे चलो कुछ तो समझ आया। और यहाँ एक चीज़ साफ हो जाती है, अब इस सब को मजाक मानकर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि कॉडू में इतनी वियर्ड इवेंट्स हो रही हैं कि अगर कोई इन्हें इग्नोर कर रहा है तो या तो वह बहुत बहादुर है या फिर बहुत बेवकूफ़। लूमियन खुद से सोचता है, मैं दिखावा नहीं कर सकता कि कुछ नहीं हुआ। और भाई ये लाइन, यह इतनी रिलेटेबल है कि लगता है कहीं डार्क फैंटेसी की बजाय ये कोई मॉडर्न लाइफ मेटाफोर ना हो जाए। ग्रांडे सुयूर की दी हुई वो बात, गिरती दीवार के नीचे कोई नहीं खड़ा होता, वह तो लिटरली सर्वाइवल गाइड है। यहीं पर लूमियन इंटरनली स्विच फ्लिप कर देता है। वह फैसला करता है, अब बहुत हुआ, कॉडू छोड़ना पड़ेगा बस, और मुझे कहना पड़ेगा फाइनली समवन शोज सेंस। लेकिन समस्या, कॉडू उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। हर तरफ सीक्रेट्स, रिचुअल्स, वियर्ड व्यवहार, और अब तो फॉरेनर्स भी घूम रहे हैं। और लूमियन को एक और रियलिटी समझ आती है, अगर उसे सर्वाइव करना है तो उसे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और स्ट्रॉन्ग बनना सीधा साधा जिम मेंबरशिप नहीं है, वह तो ड्रीम रूइंस में जाकर सुपर पावर्स अनलॉक करने जैसा रिस्की पाथ है। सच बोलूं तो मैं होता तो डर के मारे यही सोचता, ड्रीम रूइन नो थैंक्स, मैं तो घर पर बैठकर प्रेयर कर लूंगा। खैर, लूमियन अपने लीवर ब्लू को केयरफुली जगह पर रख देता है जैसे कोई फॉरबिडन डॉक्यूमेंट हो, और वह उस कागज को स्टोव की आग में फेंक देता है। एकदम ड्रामेटिक शॉट, पेपर गोज वुश, फ्लेम्स गो एफएसएसएच। और ऑनेस्टली ये विजुअल इतना सिनेमैटिक लगता है कि अगर यह नेटफ्लिक्स अडेप्टेशन में आए तो मैं रिवाइंड करूं बस एस्थेटिक के लिए। अब वह ओल्ड टैवन की तरफ जाता है, लेकिन बंद मिलता है। और यहाँ मेरा कॉमेंट्री, ऑफकोर्स बंद मिलेगा, फ्यूनरल चल रहा है। कॉडू में कोई भी चीज़ हमेशा सही समय पर कभी नहीं मिलती। पर लूमियन भी स्मार्ट है, वह पीछे वाले दरवाजे से घुस जाता है, जैसे प्रोफेशनल थीफ नहीं लेकिन डेस्परेट हीरो ज़रूर। वह स्टेयर्स चढ़ता है, हॉलवे देखता है, डेड साइलेंट, और इस साइलेंस की एक क्रीपी क्वालिटी है, जैसे हवा खुद चुप हो गई हो। अब आता है सस्पेंस का पीक, वह उस मिस्टीरियस महिला के कमरे का दरवाज़ा नॉक करता है। नॉक नॉक नॉक, कोई जवाब नहीं, ज़्यादा जोर से, फिर भी जीरो रिस्पॉन्स। अरे भाई कोई तो साउंड करो। ऐसा लगता है जैसे कमरा ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लूमियन गेस करता है कि वह भी फ्यूनरल में गई होगी, और ऑनेस्टली ये सबसे लॉजिकल गेस है इन अ विलेज वे 99% लोग किसी भी टाइम फ्यूनरल में जाने लगते हैं। वह बिना टाइम वेस्ट किए सेमेट्री की तरफ निकल पड़ता है। रिस्पेक्ट, यही है अर्जेंसी। अब आता है एक डार्क सस्पिशियस मोमेंट, नरोका के घर से बाहर आता है पॉन्स बेनेट, और यहीं पर मेरे दिमाग में इंस्टेंट सायरन बज गई। यो, पाड्रे के भाई का मृतक के घर में क्या काम? क्योंकि गांव का रूल साफ है, मृतक के घर में जाना इक्वल्स बैड ओमन जोड़ बैड वाइब्स जोड़ बैड एवरीथिंग। लूमियन छिपकर यह सब ऑब्जर्व करता है और उसके दिमाग में थियरी रेडी हो जाती है, कुछ तो फिशी है, बहुत फिशी। और ऑनेस्टली मैं उसके साथ पूरी तरह अग्री हूँ, क्योंकि पाड्रे का ग्रुप और उनकी सीक्रेटिव वाइब्स पहले दिन से सस्पिशियस हैं। लूमियन की यह भी पॉसिबिलिटी निकल आती है, आल शायद प्रोटैगनिस्ट नहीं बल्कि सिर्फ एम्प्लॉय है, डेड सोल्स गैदर करने वाला, और एक्चुअल कल्प्रेट्स पाड्रे का ग्रुप हो सकता है। और फिर एक और डरावना थॉट, क्या पता पाड्रे का ग्रुप और आउल कनेक्टेड हों। वॉलॉक के रिमेन्स तक बात पहुंच जाती है। अब स्टेक्स हाई हैं सर। फ्यूनरल के दौरान लूमियन सबको स्टडी कर रहा है जैसे कोई अंडरकवर एजेंट, और ऑनेस्टली वह इतना कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि अगर कोई स्नीज कर दे वो भी सस्पिशियस लगे। पर उसे कोई ऑब्वियस वियर्डनेस नहीं मिलती, लेकिन वह वाइब बता रही है कि कुछ लोग बस एक्टिंग कर रहे हैं। और उस मिस्टीरियस टैरो वाली महिला का क्या? वह पूरे सेमेट्री में गायब, और यह डिसअपीयरेंस मुझे सस्पिशियस लगा, जैसे कोई इंटेंशनली अवॉइड कर रहा हो। अब सीन शिफ्ट, शाम का समय, घर का कोजी माहौल, और कैजुअली पूछती है, स्क्रिप्ट कहाँ है? एंड लूमियन इंस्टेंटली, मुझे कुछ बताना है। यानी जब कोई आदमी इस टोन में बोलता है 99% टाइम कुछ डेंजरस हुआ होता है। और का पहला गैस हिलेरियस है, क्या किसी जानवर ने तुम्हारा स्क्रिप्ट खा लिया? नो, और आज वाला ड्रामा इससे भी बड़ा है। लूमियन उसे पूरा मामला बता देता है, लेटर्स, फॉरेनर्स, सस्पिशन, सब। और फिर वह अपना बोल्ड प्लान बताता है, भागना पड़ेगा अभी। और सोचती है और सरप्राइजिंगली काम रहती है। क्वीन बिहेवियर, वह कहती है,
ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, बट देयर अ बिग प्रॉब्लम। और उसका डर वैलिड है। अगर वे अचानक गायब हुए तो अथॉरिटीज को लगेगा उन्होंने कुछ किया है। और अगर ऑरा अनऑफिशियल बियॉन्डर हुई पकड़ी गई तो बूम, इंक्विजिशन, प्योरिफिकेशन। दिस इज डार्क, वेरी डार्क। लूमियन कंफ्यूज हो जाता है और ऑनेस्टली, सेम ब्रो, सेम। तो करें क्या? सिटी बदलें, कंट्री बदलें? ऑरा हंस देती है, अरे इतना ओवर एस्टिमेट मत कर। मैं इतनी पावरफुल नहीं हूं कि 3 फॉरेनर्स को संभाल लूं। यह ऑनेस्टी बहुत रिफ्रेशिंग है। फिर आती है उसकी मास्टर प्लान। कल टेलीग्राम भेजेंगे नॉवल वीकली को, और 3 में बुक प्रमोशन लाइन में आ जाएगी, स्पॉन्सर्ड ट्रैवल, लेजिट रीजन। यानी उनके डिपार्चर पर कोई शक ही नहीं करेगा। जीनियस प्लान नॉट गोना लाई। लूमियन राहत की सांस लेता है और फिर क्यूरियोसिटी से बियॉन्ड वाला सवाल पूछता है। और टीजिंग मोड ऑन कर देती है, तो तुम दोस्तों को छोड़कर भागने वाले हो? लूमियन, यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है यार, यह इतना सस्ता झूठ है कि ऑरा भी जानती है, ऑडियंस भी जानती है, नरेटर भी जानता है। डिनर की तैयारी होती है और आयरॉनिकली इतना टेंशन होने के बाद भी लाइफ कंटिन्यूज, डिनर बनाना ही पड़ता है। रात गहरी होती है, क्रिम्सन मून क्लाउड्स में छिपा, विजुअल एकदम हॉरर फैंटेसी एस्थेटिक। लूमियन लेटा हुआ सोच रहा है, नॉवल वीकली के जवाब से पहले ही गांव एक्सप्लोड न हो जाए। और यह डर जायज़ है, क्योंकि कॉडू लिटरली टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा लग रहा है। उसके पास पावर्स पाने का रास्ता बस ड्रीम रूइंस है, और वह मिस्टीरियस वुमन पूरे दिन गायब। परफेक्ट टाइमिंग, सीरियसली। अब सिचुएशन उस बो की तरह है जिसकी स्ट्रिंग बहुत ज्यादा खींच चुकी है। एरो किसी भी मोमेंट छूट सकता है। और लूमियन वहाँ आंखें बंद करता है। तो भाई, कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सी धुंधली ग्रे रंग की दुनिया में, जहाँ लूमियन अचानक जाग जाता है। और देखो, ये उसकी आदत बन चुकी है, उठते ही खिड़की की तरफ भागना। जैसे कुछ लोग मोबाइल उठाते ही इंस्टाग्राम खोलते हैं, लूमियन बस खिड़की से पहाड़ चेक करता है। और सामने क्या, एक माउंटेन, या ठीक कहें तो छोटा सा माउंटेन, 20-30 मीटर ऊंचा। लेकिन दिखता ऐसे है जैसे आसमान को चीर के ही जाएगा। इतना ड्रामेटिक कि लूमियन खुद उसे माउंटेन पीक बोलने लगता है। उसके नीचे चारों तरफ पुराने टूटे फूटे जर्जर रुइंस पड़े हैं। पूरा माहौल ऐसा जैसे सिविलाइजेशन ने रेज क्विट कर दिया हो। अब लूमियन का दिमाग ऑटोमेटिकली उसी शॉटगन वाले मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है। और भाई, इस क्रिएचर की एबिलिटीज, मतलब कोई मजाक है क्या? दौड़ सकता है, कूद सकता है ओलंपिक लेवल पर, शॉटगन जैसे जटिल हथियार चलाता है। मतलब ये बंदा पबजी खेल चुका है, कंफर्म। ट्रैकिंग एबिलिटीज इतनी स्ट्रॉन्ग कि लगता है इसका डिजिटल मैप खुला हुआ है। और ऊपर से कुछ हद तक बुद्धिमानी भी। यानी ये सिर्फ ब्रूट फोर्स वाला मॉन्स्टर नहीं है। लूमियन की क्विक मेंटल कैलकुलेशन बताती है, अगर मैंने इसको सामने से चैलेंज किया तो मेरे बचने का चांस मुश्किल से 10% होगा। और अगर मेडिटेशन वाला अपना स्पेशल पावर लगाएगा तो उल्टा खुद को ही कमजोर कर देगा। यानी दोधारी तलवार वाली स्थिति। ऊपर से स्टेल्थ वाली ट्रिक भी बेकार, क्योंकि मॉन्स्टर की ट्रैकिंग स्किल्स बहुत हाई हैं। और लूमियन के पास कोई लॉन्ग रेंज वेपन भी नहीं। एक रिवॉल्वर होता तो कहानी कुछ और होती। पिछले 2 दिनों से लड़का बस एक ही चीज सोच रहा है, किस तरह जिएं। और अंत में जो सोल्यूशन निकलता है, ट्रैप्स। लूमियन पहले भी गांव के हंटर्स के साथ जाता रहा है। उसे ट्रैप्स लगाने की बेसिक समझ है। प्रैक्टिकल जोक्स में भी माहिर है, सही बंदा है। पहली आइडिया थी कि एक बड़ा बकेट ले, उसमें ऑयल भरे, ऊपर छुपाए, और जैसे ही मॉन्स्टर आए ऑयल गिरा दे, फिर आग लगा दे। एकदम मूवी स्टाइल प्लान। लेकिन प्रॉब्लम ये बनी कि ऑयल की स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मॉन्स्टर इतनी ट्रैकिंग एबिलिटीज वाला है तो इमेजिन करो, स्मेल से इंस्टेंटली पकड़ लेगा। तो भाई, ऑयल प्लान कैंसिल। अंत में वह क्लासिक तरीका चुनता है, एक गहरा गड्ढा खोदकर नीचे स्टेक्स लगा देगा। लेकिन फिर वह खुद सोचता है, मॉन्स्टर इतनी ट्रैकिंग वाले स्किल्स रखता है तो ट्रैप डिटेक्ट कर सकता है। इसलिए उसे मॉन्स्टर के ब्लाइंड स्पॉट्स और साइकोलॉजी दोनों को यूज करना होगा। लूमियन फिर बहुत लॉजिकल तरीके से क्रिएचर की इंटेलिजेंस का अनुमान लगाने लगता है। पहले सोचता है कि वो किसी पॉन्स बेनेट जैसा डम होगा, फिर खुद ही कहता है, नहीं यार, वो तो पत्थरों के ढेर से भी कम IQ वाला है। आखिर में एक एजुकेटेड नहीं, बस नॉर्मल पाद्रे जैसी बुद्धि मान लेता है। टारगेट शॉटगन चलाता है तो लूमियन अपनी प्रोटेक्शन अपग्रेड करता है, जुगाड़ स्टाइल। कॉटन कपड़े उतारता है, अपनी चेस्ट और बैक पर हार्ड बाउंड किताबें कसकर बांधता है। हाँ, ये उसकी पेपर आर्मर है, होममेड बुलेट रेजिस्टेंट वेस्ट। बहन ने उसे पहले कॉशंस दिए थे, इंटरनल इंजरीज हो सकती हैं। लेकिन इस समय भाई को खतरे की चिंता से ज्यादा जीने की चिंता है। सब तैयार करके एक्स पकड़ता है, सामान उठाता है और ट्रैप सेटअप करने निकल पड़ता है। हल्का ग्रे कोहरा विल्डरनेस में फैल रहा है और लूमियन माउंटेन की तरफ बढ़ रहा है। उसकी चोटी इस बार खून के रंग जैसी दिख रही है। वह चुपचाप रूइंस के किनारे पहुंचता है।
सामान कोलैप्स हुई बिल्डिंग के डार्क कॉर्नर में छिपा देता है, एक्स ही हाथ में रखता है और रूइंस के अंदर डीपर जाता है। वह उसी जगह पहुंचता है जहां पिछले एनकाउंटर में 3 चेहरे वाले मॉन्स्टर ने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। 1 मिनट रुके रहने के बाद वापस मुड़ता है, एक बड़ा चक्कर काटता है और अपने सामान वाली बिल्डिंग की ओर लौट आता है। वहां वह ट्रैप के लिए सही स्पॉट ढूंढने लगता है। उसे एक चौड़ी और छोटी दरार दिखती है, परफेक्ट ट्रैप लोकेशन। लूमियन दरार में मॉडिफिकेशन करता है, स्टेक्स लगाता है, रोप से नेट बनाता है और ट्रैप छुपकर पूरा नेचुरल दिखता हुआ बना देता है। फिर वह मॉन्स्टर की मूवमेंट और अप्रोच की कल्पना करता है। अगर मॉन्स्टर परसेप्टिव है तो शायद ट्रैप को अवॉइड कर ले, लेकिन इस जगह जरूर आएगा। वह अपने लिए एक परफेक्ट हाइडिंग एंगल चुनता है, एक इंटैक्ट वॉल के पीछे। फिर शुरू कर देता है दूसरा ट्रैप। ये ट्रैप माइंड गेम्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि इंसानों में एक कॉमन वीकनेस होती है। जब वे आपके ट्रैप को समझ लेते हैं, आपको छुपे हुए देखते हैं, वे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर असम्पशन कर लेते हैं कि बस यही एक ट्रैप था, और वहीं वह दूसरी पिटफॉल में फंस जाते हैं। लूमियन यही उम्मीद करता है कि मॉन्स्टर एवरेज ह्यूमन जैसा डम ना हो। अगर वह स्मार्ट निकला तो लूमियन का बस एक ही रास्ता होगा, भागना। टाइम गुजरता जा रहा है और अभी तक कोई मॉन्स्टर नहीं दिखता। लूमियन एक पल के लिए ऑलमोस्ट रिलैक्स भी कर लेता है। वह अपने हाथ फैलाता है, जोर से कहता है प्रेज द सन, लेकिन अंदर अंदर एंग्जाइटी स्काई हाई है। वह दीवार से टिक कर बैठता है, दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि मानो बाहर छलांग मार देगा। ये फाइट उन यूजुअल वेग्रेंट फाइट्स जैसी नहीं है। वो झगड़े बस खाना, पैसा या जगह को लेकर होते थे। यह मॉन्स्टर किसी भी लॉ या मोरालिटी से ऊपर है। ये किल करेगा, सिर्फ किल करने के लिए। लूमियन अपने आप को शांत करने के लिए सांसें लेता है, लेकिन डर जा नहीं रहा। आखिर में वह मेडिटेशन करता है। अपने मन में क्रिम्सन सन की छवि बनाने में उसे पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन बन जाती है, थोड़ा कंफर्ट देती है। और तभी हल्की, ऑलमोस्ट इनऑडिबल रसलिंग साउंड, जैसे कोई शेफर्ड चरवाहा पास्चर में धीरे धीरे चलता हुआ आए, लेकिन दिखे नहीं। लूमियन की रीढ़ के नीचे ठंडी लहर दौड़ जाती है और यहीं पर चैप्टर एकदम सिनेमैटिक तरीके से एंड होता है। तो भाई, सीन शुरू होता है लूमियन के साथ, पूरा बंदा अलर्ट मोड में है। मतलब आपको पता है, वो वाली इंस्टिंक्ट जहां दिल तो धड़क रहा होता है पर दिमाग सरप्राइजिंगली शांत। वही वाइब। लूमियन खुद सोच रहा है, 5 साल पहले मर जाना था और ने बचाया, ये 5 साल तो बोनस थे, अब डर किस बात का। और ये सोचकर वो खुद को मेंटली पंप अप कर रहा है। और तभी वो ट्रैप के ऊपर जो हल्की रोशनी पड़ रही थी, अचानक फीकी पड़ने लगती है और भाई साहब, धुंध के बीच से एक वेलकम टू नाइटमेयर टाइप चीज प्रकट होती है। एक जाइगेंटिक शैडो, लाल आंखें, चिकने काले बाल, आधा इंसान आधा दैत्य और पीठ पर शॉटगन। हाँ, शॉटगन। पता नहीं ये दैत्य किस गन शॉप से खरीदारी करते हैं, पर अपैरेंटली अच्छी चीजें मिलती हैं। वो दैत्य ऊपर से एकदम हंटर की तरह कूदता है, ट्रैप को अवॉइड करता है और धड़ाम से फटी हुई जमीन पर उतरता है। और फिर तुरंत लूमियन को नोटिस कर लेता है, जो दीवार के पीछे चिपक कर लिटरली अपनी इनविजिबल होने की एक्टिंग कर रहा होता है। गुर्राहट होती है, मॉन्स्टर फिर से कूदता है और उस जगह लैंड करता है जहां लूमियन कुछ सेकंड पहले था। मतलब ये बंदा सिर्फ ह्यूज नहीं, फास्ट भी है। लूमियन जल्दी से पोजीशन बदल लेता है और नज़र से गायब हो जाता है। और फिर फाइनली दैत्य ट्रैप में गिरता है। धड़ाम, कमाल का सैटिस्फाइंग साउंड, एक हैवी चीज गिरने की आवाज के साथ चूहे जैसी चीख भी। मतलब ये चीख सुनकर लगता है जायंट हो या रैट, पेन सबको होता है। लूमियन के अंदर एड्रेनलिन लिटरली उबल रहा था। पहला ट्रैप काम कर गया। वो दूर से पिचफॉक उठाता है, गड्ढे की तरफ दौड़ता है और बिना झांके वेपन अंदर भोंक देता है। और तभी पिचफॉक अटकती है और फिर रिवर्स फोर्स के साथ लूमियन को खींचने लगती है। भाई की हालत, अरे भाई ये क्या, मैंने इसे मारा था या इसने मुझे। लूमियन तुरंत पिचफॉक छोड़ देता है और भागने लगता है, पर पीछे से एक मालगाड़ी जैसी ताकत उसे उड़ा देती है। सच में, हवा में उड़कर जमीन पर ऐसे गिरा जैसे किसी ने रगड़ कर फेंका हो। और तभी वह मॉन्स्टर, फटा हुआ शरीर, बहता खून, पीले लाल तरल, फिर भी शॉटगन पकड़े ट्रैप से बाहर निकल आता है। ये बंदा बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। मतलब ट्रैप में गिरकर भी ओके ब्रो, राउंड 2 शुरू वाली एनर्जी। लूमियन दौड़ लगाता है खंडहरों की तरफ। ये उसकी इमरजेंसी प्लान था, कैट एंड माउस वाला फेज एक्टिवेट। क्योंकि उसे पता था ट्रैप कभी फाइनल नहीं था। उसे बस इतना समय खरीदना था कि मॉन्स्टर अपने ही घावों के नीचे गिरने लगे। पीछे से शॉटगन धाएं, मिट्टी उड़ती है, शॉट बाल बाल चुभती है। लूमियन दीवारों के बीच हाइड एंड सीक शुरू कर देता है। और भाई, इस स्किल में वह चैंपियन है। बचपन में पिटाई अवॉइड करने के लिए यही टेक्निक इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे मॉन्स्टर क्लियरली कमजोर पड़ने लगता है। छलांगे कम, स्पीड कम, रिएक्शन स्लो। पर कहानी ट्विस्ट तब देती है जब लूमियन अचानक पीछे से फ्लाइंग टैकल खा लेता है।
मॉन्स्टर इतनी बुरी तरह दीवार तोड़कर आता है कि दीवार ध्वस्त हो जाती है। लूमियन फिर से बेली बचता है। एक और गोली मिस। अब लूमियन समझ चुका है, ये गेम ज़्यादा देर नहीं चल सकता। अगर बहुत देर हुई तो मॉन्स्टर भाग सकता है या और मॉन्स्टर्स आ सकते हैं, इसलिए अब उसे फिनिश करना पड़ेगा। वो इंटेंशनली ऐसे एक्ट करता है जैसे कोलैप्स्ड बिल्डिंग की ओर भाग रहा हो। वहां जाकर एकदम निंजा की तरह अपनी एक्स तैयार करता है। मॉन्स्टर कॉर्नर से घूमता है। लूमियन बिना झिझक चार्ज करता है। बॉडी स्लैम टेक्निक और ने सिखाई थी, पर जैसे ही लूमियन टकराता है, दैत्य हिलता तक नहीं। लिटरल स्टोन वॉल वाइब्स। लूमियन का क्या? इससे पहले कि वो पीछे हटता, मॉन्स्टर उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लेता है। अब सीन सच में डार्क है। लूमियन की सांस रुकने लगती है। गर्दन में क्रैकिंग पेन। एक्स गिर जाती है और उसे फाइनली समझ आता है, मॉन्स्टर ने वीकनेस का ड्रामा किया था। पूरा मास्टरमाइंड मूव। लूमियन ऑलमोस्ट डाइंग है। दिमाग सुन्न होने लगता है और तभी उसे वो लेडी की बात याद आती है, उसकी स्पेशल ट्रेट। वो तुरंत ध्यान करता है। लाल सूरज माइंडस्केप में उभरता है। इस बार सूरज डिसअपियर नहीं होता, बल्कि ऊपर से जैसे किसी ने उसके ब्रेन में ड्रिल मार दी हो। एक दर्दनाक आवाज। लूमियन सब भूल जाता है, मॉन्स्टर, सांस, डर। सिर्फ दर्द बचता है और फिर धमाक, वह जमीन पर गिरता है। आंखें खुलती हैं। मॉन्स्टर उसके सामने नील डाउन पोजीशन में कांप रहा है, जैसे किसी इनविजिबल चीज ने उसकी पूरी फाइटिंग विल कुचल दी हो। लूमियन धीरे उठता है, एक्स उठाता है और बिना टाइम वेस्ट किए दैत्य की गर्दन के पीछे एक्स मारता है। 1 2 3 कई बार। आखिरकार दैत्य का सिर अलग होकर लुढ़क जाता है। शरीर अभी भी 2 सेकंड कांपता है और फिर ढह जाता है। लूमियन की ताकत भी यहीं खत्म। वह बैठ जाता है, हांफता हुआ, खून से भीगा हुआ, पर जिंदा। तो कहानी शुरू होती है वहीं जहां लूमियन अभी अभी उस मॉन्स्टर को मारकर आया है, और सच बताऊं, उसके पास ज्यादा देर आराम करने का लक्ष्य बिल्कुल नहीं था। भाई अभी खड़ा भी ढंग से नहीं हो पा रहा और फिर भी उसे चलना पड़ रहा था, क्योंकि कौन जानता था दूसरा मॉन्स्टर कब सरप्राइज बोलकर कूद पड़े। थोड़ा सांस लेके, गर्दन और पीठ के दर्द को जैसे तैसे सहते हुए वो धीरे धीरे उस मरे हुए क्रिएचर की तरफ बढ़ता है। दाएं हाथ में एक्स वो ऐसे पकड़े हुए है जैसे क्रिएचर अभी उठकर बोले, गेस हूज बैक। वो लाश की तलाशी लेता है और उसे क्या मिलता है? 3 कॉपर कॉइन्स, जिन्हें लिक कहा जाता है, और एक खाली कपड़े की थैली। बस, लिटरली बस इतना। लूमियन वहीं खड़ा सोच रहा है, भाई सुपर पावर्स वाली कोई चीज नहीं मिली, मैं ये सब जान जोखिम में डालकर क्यों कर रहा हूं? फिर यहाँ कॉमेंट्री में कहूं, उसका फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल जायज़ है। कोई भी होता तो बोल देता, रिफंड कहाँ है? फिर उसकी नज़र मॉन्स्टर के सिर की तरफ जाती है, जो एक तरफ लुढ़का हुआ है, और वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा है कि जिस चीज़ के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी, वो कहीं यहीं न हो। और तभी अचानक मॉन्स्टर के शरीर पर एक गहरी लाल चमक फैलने लगती है, जैसे छोटे छोटे फायरफ्लाइज इकट्ठे हो रहे हों। लूमियन का माथा खुल जाता है। ओके, अब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ ही क्षण में क्रिएचर की छाती पर एक गाढ़ा, चिपचिपा, डीप रेड गोला बनता है। और हाँ, बाकी चमक गायब। लूमियन झुककर उसे उठाने की कोशिश करता है। 2 बार छूट जाता है, लिटरल सोप की टिकिया वाइब्स, बट तीसरी बार पकड़ लेता है। यह अजीब सा पदार्थ हल्का है, चिकना है और इतना इलास्टिक है कि समझ ही नहीं आता ये चीज़ है क्या। और तभी विस्पर्स शुरू। एक डीप रेड, मेटालिक, खून जैसी गंध, और लूमियन के अंदर कुछ वायलेंस सा उठने लगता है। एक पल के लिए उसे स्ट्रांगली महसूस होता है, मैं इस लाश को अभी चीर दूंगा। लेकिन ऑरर की वार्निंग्स याद आती हैं। सुपरनैचुरल चीज़ों में दिमाग खोना सबसे आसान गलती होती है, और लूमियन तुरंत खुद को काबू में लाता है। वो उस ब्लॉक को उसी कपड़े की थैली में डाल देता है, और जैसे ही उसका हाथ उससे दूर होता है, धड़ाम, शांति। उसके अंदर की पूरी हिंसा गायब, उत्तेजना गायब, सिर्फ एग्जॉस्शन बचती है। लूमियन वहीं धीरे से मुस्कुरा देता है, जैसा मैंने सोचा था। वो थैली बेल्ट में लगाता है, फिर सुरक्षा के चक्कर में कोट के अंदर की जेब में डाल देता है। भाई की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट टॉप टियर हैं। और तभी वो किताब, जिसने उसकी पीठ पर शॉटगन की मार रोकी थी, ढुलक कर जमीन पर गिरती है, पूरी फटी हुई, पर पहचान में आ जाती है। मॉक एग्जामिनेशन पेपर्स फॉर हायर एजुकेशन एडमिशन, ऑरर का बनाया हुआ वह एक्सरसाइज बुक। उस पल वो जेन्युइनली मुस्कुराता है। नॉलेज ही असली पावर है। यहाँ नरेटर टोन में मैं भी कहूँगा, यस ब्रो, पर एग्जाम वाले नॉलेज से ज़्यादा काम सुपरनैचुरल वाला नॉलेज देने वाला था। लूमियन फिर मॉन्स्टर की लाश को ट्रैप तक घसीट कर फेंकता है, प्रॉपर हाउसकीपिंग, और लौटकर जंगल की तरफ निकल जाता है। लौटते वक्त बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई हॉरर मूवी सर्वाइवर वैसा होना भी चाहिए। आज उसने काफ़ी कुछ देखा। आखिरकार वो घर पहुंचता है, कमरे में जाता है, और वहां वो लिटरली कोलैप्स कर जाता है। दर्द, एग्जॉस्शन, सब एक साथ उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन एक बात, वो अभी सो नहीं सकता।
उसे अपनी चोटें देखनी हैं। वो मिरर के सामने खड़ा होता है। गर्दन पर गहरे नीले काले उंगलियों के निशान, पीठ पर छाले, खरोंचें, कट और अंदरूनी चोटें। और की वार्निंग्स एक एक कर सही साबित हो रही हैं। वो फाइट याद करता है। पहला आधा हिस्सा ब्रिलियंट, मॉन्स्टर को ट्रैप में ले जाना, उसे दौड़ाना, उसके लो आईक्यू का फायदा उठाना, शेफ्स किस। फिर दूसरा आधा ओवर कॉन्फिडेंस, जीरो कॉम्बैट एक्सपीरियंस और मॉन्स्टर की बुद्धिमत्ता का अंडर एस्टिमेट करना। अगर उसकी पहले की चोटें मॉन्स्टर को लिमिट तक न ले गई होती, वो मर चुका होता। लेकिन स्पेशल ट्रेड की वजह से फाइट का एंड पलट गया था। और यही वो स्कैरी पार्ट है। लूमियन को याद आता है कि रूइंस वाले मॉन्स्टर्स उसके घर से क्यों डरते थे। क्योंकि उसके घर के अंदर कुछ और भी ज्यादा भयंकर है। और वही आवाज़ थी जिसने ट्रेड समन करते वक्त उससे बात की थी। इस रियलाइजेशन पर लूमियन लिटरली जम जाता है। वो घर में तलाशी लेने का सोचता है और तुरंत उस आइडिया को दिमाग से बाहर फेंक देता है। नहीं भाई, जो शॉटगन वाले मॉन्स्टर को डराकर मार दे उससे उलझना मूर्खता है। वो तय करता है जब तक वो खुद बियॉन्डर न बन जाए तब तक उस एंटिटी को तंग करना बिल्कुल नहीं। फिर उसकी नज़र उस थैली पर जाती है जिसमें क्रिम्सन ब्लॉब रखा है। वो सोच रहा है अब इसका करूँ क्या, खाऊं, रिचुअल करूँ, मर्ज करूँ, सौंप दूं किसी एंटिटी को। उसके पास नॉलेज जीरो है। जितना जानता है बस हिडन वेल पढ़कर। इसलिए वो तय करता है और टैवन वाली रहस्यमयी महिला से पूछूंगा। वो जरूर जानती होगी। अगर वो नहीं बताती तो और को बताएगा। इसके बाद वो कपड़े पहनता है, ग्लोब जेब में रखता है और एग्जॉस्शन से बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में चला जाता है। सुबह होती है। धूप कमरे में चमक रही है। लूमियन उठता है, पूरा शरीर दर्द में लेकिन जीवित। वो अपनी जेबें टटोलता है और रुक जाता है। क्रिम्सन ब्लॉब गायब, रियलिटी में साथ नहीं आया। उसकी आंखें फैल जाती हैं, चेहरा गंभीर। ये तो ओल्ड टैवन वाली महिला की बात के बिल्कुल उलट है। वो तुरंत उठकर तैयार होता है और नीचे जाता है। और ऑलरेडी वॉशरूम में है। लूमियन उसे मॉर्निंग बोलता है और कैजुअली पूछती है कल रात तुमने क्या गड़बड़ की थी। लूमियन बहुत स्मूथ लाई मारता है, बाहर आओ था तो मैं बाहर नहीं गया। और उसे टेलीग्राम भेजने को कहती है, उनकी भागने की प्लानिंग का हिस्सा। लूमियन काम पूरा करता है और फिर सीधा ओल्ड टैवन की तरफ निकल पड़ता है। उसे पता है कि मिस्टीरियस वुमन इतनी सुबह नहीं मिलेगी, पर वो इंतजार करेगा क्योंकि सुपर पावर्स की खोज में वह बहुत आगे आ चुका था। एक मौका और सही। तो भाई, अगली सुबह लूमियन आराम से ओल्ड टैवन में घुसता है। मतलब जितना आराम किसी ऐसे इंसान में हो सकता है जिसने पिछली रात ड्रीम वर्ल्ड में मॉन्स्टर से कुश्ती की हो। कमरा यूजुअल की तरह डिम था, हल्की रोशनी, पुरानी लकड़ियों की खुशबू और फिर उसकी नज़र एकदम रुक जाती है। वो रहस्यमयी महिला हाँ वही पहले से बैठी थी। और इस बार भी उसने अपना आउटफिट बदल दिया था। लंबी भूरी प्लीटेड ड्रेस, डार्क वेलवेट हैट, पूरा लुक ऐसा कि उसे देखकर लगे कि यह कॉडू गांव में गलती से स्पॉन हो गई है। हाई सोसाइटी वाइब्स मैक्स्ड आउट। और भाई, सुबह सुबह रॉयल ब्रेकफास्ट ले रही है, क्रीम सूफ्लेक नट्स के साथ क्वासॉन्ग, मफिन, ब्लैक कॉफी और एक कैट टंग बिस्किट। लूमियन तो लिटरली दिमाग में डबल टेक मारता है, कॉडू में ये सब कहाँ बनता है। वह उसके सामने बैठ जाता है और कैजुअली पूछता है, इतनी सुबह। महिला सर उठाकर देखती है और डेडपैन एक्सप्रेशन में बोलती है, क्या ये संभव नहीं कि मैंने रात भर सोया ही नहीं। लूमियन को तुरंत याद आता है कि उसकी बहन और अभी रात भर जागकर लेखन करती थी। लेकिन यह महिला इतने कॉन्फिडेंस से वह बात क्यों कह रही है, उसमें अलग वाइब थी। फिर लूमियन उस रॉयल ब्रेकफास्ट को देखकर बोलता है, ये सब डिजर्ट है। महिला शांति से सिर हिलाती है और एकदम फूडी मोड में कहती है, इंटीज के डेजर्ट्स बेहतरीन होते हैं। 1 महीना रोज नया डेजर्ट खाओ तब भी रिपीट नहीं होगा। ट्रैवलिंग का असली मजा यही है। मैन, प्रायोरिटीज ठीक है इनकी, डार्क सुपरनैचुरल सीक्रेट्स भी और सूफले भी। बैलेंस। लूमियन मौका देखकर पूछ लेता है, तो आप इंटीज की नहीं हैं। वह मुस्कुराती है, वही मिस्टीरियस स्माइल एंड कैजुअली कहती है, मैं लीन से हूँ, लेकिन अभी यह जरूरी नहीं है। और लूमियन के दिमाग में तो तुरंत स्टेरियोटाइप्स दौड़ जाते हैं, मिंट सॉस, फिश और चिप्स, वियर्ड चेयर्स, स्नेक फ्रूट, बियर। लेकिन वह खुद को रोक लेता है। और भाई, वो बड़ा बॉम्ब फेंकता है, मैंने शॉटगन से वो मॉन्स्टर मार दिया। महिला कॉफी सीप करते हुए बोलती है, बुरा नहीं। और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा चमकता है, एक मिक्सचर ऑफ अम्यूजमेंट जोड़ हिडन इमोशन। लूमियन स्पॉट भी कर लेता है मगर समझ नहीं पाता। फिर वह असली बात पर आता है। उसे मॉन्स्टर से एक डार्क रेड ब्लॉब मिला था और जैसे ही उसने उसे पकड़ा वह गुस्से और हॉस्टिलिटी से भर गया। एंड सबसे खतरनाक बात, वह ऑब्जेक्ट रियलिटी में साथ लाने की कोशिश की तो नहीं आया। महिला उसे ऐसे देखती है जैसे, फाइनली तुमने सही सवाल पूछा। वह कहती है, इतनी बार ड्रीम में जाने के बाद भी नहीं समझा कि फिजिकल कंडीशन के अलावा कुछ भी बाहर नहीं आता। और लूमियन की आंखें लिटरली फैल जाती हैं।
आपने कहा था सुपरनैचुरल चीज़ें एक्सक्लूड हो जाती हैं। फिर खुद ही रियलाइज़ करता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट थी। उसके दिमाग में ड्रीम की वेरी रियल चोटें घूम रही थीं। वह पूछता है, तो सुपरनैचुरल पावर्स अगर बॉडी स्टेट बदलती हैं, वही एक चीज़ है जो रियलिटी में आ सकती है। महिला एकदम चिल रहते हुए क्रीम सूफले खाती है और कहती है, इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो। लो की इंसल्ट पर एफर्मेशन भी क्लासिक। लूमियन आगे रीजनिंग करता है, ड्रीम वर्ल्ड की लॉजिक, सिंबल्स, हाउस की सेफ्टी, मॉन्स्टर्स की सीमा सब लिंक करने लगता है। बेसिकली वह समझ जाता है कि ड्रीम कोई रैंडम इल्यूजन नहीं, बल्कि किसी इंसान या एंटिटी के ड्रीम में डूबा हुआ रूइन है और वह पैसेज सिर्फ वही सिंबल्स अनलॉक करते हैं। फिर वो पूछ लेता है, तो क्या वह क्रिम्सन ब्लॉब, उससे बनने वाली चीज़, बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है? महिला आखिर पेन निकालती है, एक सिल्वर फाउंटेन पेन, क्लासी और पोस्ट इट पर फॉर्मूला लिखकर उसे दे देती है। हंटर पोशन फॉर्मूला, सीधा सीधा, बिना किसी ड्रामा के। मगर लूमियन का डाउट आता है, आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? वह हंस पड़ती है और बोलती है, अगर कहूँ किस्मत ने तय किया है तो मानोगे? लूमियन मन ही मन सोचता है, नहीं, पर मुंह से बोलता है, मानता हूँ, क्योंकि भाई अपॉर्चुनिटी है और विलेज की हालत इतनी वियर्ड चल रही कि रिस्क एक लक्जरी नहीं, नेसेसिटी है। और फिर असली मिस्टिसिज्म लेक्चर शुरू होता है। दुनिया में 22 पाथवेज, हर पाथवे में सीक्वेंस 9 से 0 तक लेवल्स। जिस ब्लॉब से लूमियन मिला था वह रेड प्रीस्ट पाथवे का था। सीक्वेंस 9 इक्वल्स हंटर। लूमियन फटाफट पूछता है, तो मेरी बहन और कौन सा सीक्वेंस है? महिला एकदम अनइमोशनल टोन में कहती है, वह मिस्ट्री प्रायर पाथवे की सीक्वेंस 7 वॉलॉक है। और लूमियन लिटरली दंग रह जाता है, मतलब वो ऑलरेडी इतनी आगे है, मैं अभी सीक्वेंस 9 बनूंगा। फिर वह अपनी आदत के हिसाब से जल्दबाजी वाला सवाल पूछता है, तो क्या मैं हाई सीक्वेंस पोर्शन भी सीधे पी सकता हूँ? आज 9, कल 8। महिला कैजुअली बोलती है, हाँ, थियोरेटिकली। और फिर उसकी एक्साइटमेंट कुचल देती है, लेकिन लोग मर जाते हैं या मॉन्स्टर बन जाते हैं। 10 मिलियन में एक सफल। लूमियन का मुंह सूख जाता है, मॉन्स्टर बन जाते हैं। महिला स्लाइटली अम्यूज्ड लगती है, तुम्हारी बहन ने यह नहीं बताया, अगर पोशन कंट्रोल नहीं किया तो या मरोगे या मॉन्स्टर बनोगे। जो तुमने मारा वह भी कभी इंसान था, एंड दैट हिट्स हार्ड। लूमियन पूछता है, रिस्क कम कैसे हो? महिला फॉर्मूला देती है, गुड फिजिकल कंडीशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर और थोड़ी किस्मत। बाकी बातें अभी जानने लायक नहीं। और फिर ट्विस्ट, ड्रीम में लगी चोटें रियलिटी में बहुत हल्की थीं, क्योंकि बॉडी स्टेट ही जगह बदल रही है। वह पूछता है, तो अगर रियलिटी में ठीक हो जाऊं, ड्रीम की चोटें भी गायब? महिला कहती है, हाँ। लूमियन तय करता है, पोशन रात में ही पिएगा, पहले शरीर ठीक कर ले। जाते जाते वह आखिरी सवाल पूछता है, क्या आपको गांव की एनोमली के बारे में पता है? और वहीं चैप्टर हवा में टंगा रह जाता है। तो भाई, सीन की शुरुआत होती है ओल्ड टैवन में, जहां लूमियन फिर से उस मिस्टीरियस लेडी से बात कर रहा है। और हाँ, ये वही लेडी है जो हर बार अलग लुक में दिखती है। इस बार क्रोइसॉन खा रही है, बड़े आराम से, जैसे कॉस्मिक सीक्रेट्स बताते हुए नाश्ता करना आम बात हो। लूमियन थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या मैं कॉडू की समस्या सुझाने के लिए आपकी मदद खरीद सकता हूँ? और यार, उसके दिल में सच में उम्मीद की एक छोटी सी चमक उठती है, क्योंकि उसकी नज़र में लियर की टीम स्ट्रांग थी, लेकिन ये लेडी लेवल ही अलग। लेडी पूरा क्रोइसॉन चूइंग वाइब में बोलती है, आई डू, मतलब हाँ, मुझे पता है। तुरंत ही लूमियन का दिल जूम कर जाता है, सच में। वो फिर थोड़ा रिस्पेक्टफुल बनकर बोलता है कि अगर इस लेडी ने मदद कर दी ना, तो कॉडू लिटरली बच सकता है। उसे और उसकी सिस्टर को भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लेडी का जवाब, यार, ये तो सीधे दिल पर चुन कर देता है। मैं समस्या हल कर सकती हूँ, लेकिन इसकी कीमत पूरी तबाही है। तुम भी मर जाओगे। अब इमेजिन करो, कोई आपको कैजुअली कॉफी सीप करते हुए कह दे कि हाँ, मैं मदद कर दूंगी, पर तुम मर जाओगे। लूमियन वहीं फ्रीज। वो शौक में सोचता है कि आखिर ऐसा क्या इशू है कॉडू में कि उसका हल खुद गांव के वाइप आउट से होकर गुजरता है। ये कोई नॉर्मल हॉन्टिंग नहीं है, ये तो फुल ऑन अपोकलिप्स पैकेज लग रहा है। फिर लेडी आगे कहती है कि अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो रास्ता एक ही है, तुम्हें खुद ही करना होगा। और ये बात सुनकर लूमियन का दिमाग घूम जाता है। वो सोचता है कि हम ऑर्डिनरी लोग कैसे लड़ेंगे जब ये सुपर पावर्ड लेडी खुद इतना बड़ा नुकसान अवॉइड नहीं कर सकती। खैर, वह पूछता है, मैडम पुआलिस, क्या वो बियॉन्डर है? लेडी बड़े आराम से कहती है, हाँ, है। और जब वह सीक्वेंस पूछता है, लेडी स्ट्रेट फेस के साथ कहती है, ये नॉर्मल पाथवे नहीं है ब्रो, ये लाइन हमेशा खतरे की निशानी होती है। नॉट अ नॉर्मल पाथवे, मतलब कुछ बहुत गड़बड़। और वो बताती भी नहीं, बस मुस्कुरा देती है। क्लासिक मिस्टीरियस मेंटल बिहेवियर। खैर, बाहर निकलते वक्त लूमियन को याद आता है कि ड्रीम रूइंस में इंग्रेडिएंट्स कैसे ले जाए, क्योंकि वहां तो बस वाइन, बेसिल वगैरह मिलते हैं।
बाकी रह सामान उसे रियल वर्ल्ड से उठाना पड़ता है। लेडी फिर बिना एक्चुअल मदद का क्रेडिट लिए बोलती है, ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज, बस इंग्रेडिएंट्स अपने कमरे की मेज पर रखना, मैं उन्हें ड्रीम में भेज दूंगी। ये सुनते ही लूमियन लिटरली राहत की सांस लेता है। उसकी ड्रीम एबिलिटी पहले से सस्पिशियस थी और अब ये लेडी भी उसे मैनिपुलेट कर सकती है। कुछ तो बड़ा कनेक्शन है, या कम से कम लूमियन तो यही सोच रहा है। लूमियन इंग्रेडिएंट्स लेने निकलता है और रास्ते में उसे रायन, लिया और वैलेंटाइन मिल जाते हैं। लूमियन उन्हें मजाकिया अंदाज में बोलता है, गुड मॉर्निंग माई कैबेजेस। हाँ, लूमियन की ह्यूमर बहुत क्वेश्चनेबल है, पर लिया हंस देती है। फिर सीरियस बात शुरू होती है। लूमियन उन्हें बताता है कि उसे नरोका की मौत सस्पिशियस लगती है, खासतौर पर क्योंकि फ्यूनरल कस्टम्स के दौरान पॉन्स बेनेट घर में गया था और डरीज के हिसाब से ये सीधा फैमिली लग सैबोटाज करना होता है। रायन ये सुनकर अलर्ट हो जाता है। फिर लूमियन वही बात शेयर करता है जिस पर वो हमेशा क्रिंज करता आया है, पाड्रे इज नॉट अ गुड पर्सन। और भाई, नेक्स्ट बात तो पूरा माइंड ब्लोइंग है। वह बताता है कि पाड्रे और मैडम पुआलिस ने कैथेड्रल के अंदर एक्टिविटीज की थीं। और फिर पाड्रे का आइकॉनिक कर्स डायलॉग, वाई कांट अ मैन मैरी हिज सिस्टर। यार, इस आदमी को सीधे कुर्सी से गिराकर बाहर फेंक देना चाहिए था। वैलेंटाइन रेज मोड में चला जाता है। रायन भी समझ जाता है अब पजल पीसेस फिट होने लगे हैं। लिया प्लेफुल टोन में कहती है कि लूमियन ने उस दिन उन्हें इंटेंशनली यूज किया, और लूमियन भी सीधे बोल देता है, मैं इटर्नल ब्लेजिंग सन का बिलीवर हूँ, ऐसे आदमी को कैथेड्रल में नहीं रहने दे सकता। और सरप्राइजिंगली वैलेंटाइन इम्प्रेस्ड हो जाता है। लूमियन आगे गांव के स्क्वायर जाता है जहां स्प्रिंग एल्फ सिलेक्शन हो रही है। एवर टेंशन में है और अंडरस्टैंडेबली यह ऑनर बहुत बड़ा है। बेओस्ट एडमिनिस्ट्रेटर खिड़की पर आता है पूरी आई एम इम्पोर्टेंट लुक के साथ और लिस्ट पढ़ना शुरू करता है। एवा का नाम अनाउंस होते ही वो हल्का सा ब्रीथ कर पाती है और वोट्स भी उसे 80% मिलते हैं एक्सपेक्टेड। लूमियन इस सेलिब्रेशन से बचकर घर चला जाता है। वहां ऑरा से पूछता है कि क्या टेलीग्राफ का जवाब आया, रिप्लाई है नो। और फिर ऑरा फुल स्ट्रिक्ट सिस्टम मोड ऑन, ट्रेनिंग जारी रखो, दोपहर को स्पा करेंगे। लूमियन की हालत पहले से खराब है और वो लिटरली दर्द में कहता है, मुझे मसाज दे दो ना। और सरप्राइजिंगली ऑरा मान जाती है। उस मसाज से उसका शरीर थोड़ा सुधरता है और रात को वह इंग्रेडिएंट्स बॉटल में डालकर मेज पर रख देता है, उम्मीद करते हुए कि लेडी अपनी बात पर खरी उतरेगी। और इसी अनईजी होप के साथ वह सोने चला जाता है। लूमियन एक बार फिर उसी धुंधले ग्रेश ब्राउन कोहरे वाले सपनों के रेल में उठता है। अब कोई भी आम इंसान उठते ही सबसे पहले अपनी हालत चेक करता है। मेरी कमर ठीक है, कहीं चोट तो नहीं। लेकिन हमारा भाई लूमियन, नहीं भाई, इसका दिमाग पूरी तरह कहीं और है। जैसे ही आंख खुली, ये सीधा बैठता है और खिड़की के पास रखी मेज की तरफ देखता है। और वहां धुंधले कोहरे की हल्की रोशनी में नहाई हुई 3 रेड चेस्टनट फ्लावर्स और पॉपुलर लीफ पाउडर की कांच की शीशी रखी है। और लूमियन के चेहरे पर वही क्लासिक रिएक्शन, ओ थैंक गॉड, उसने सच में भेज दिया। क्योंकि उसको डर था ये वाली मिस्टीरियस लेडी मजाक न कर जाए। लेकिन नहीं, पूरा सामान डिलीवर हो चुका था। लूमियन उठता है, स्ट्रेच करता है और तभी नोटिस करता है कि उसकी गर्दन, पीठ, ये जो लगातार दर्द चल रहा था, सब गायब। और सिर्फ यही नहीं, वो एंग्शियस अनईजी फीलिंग भी खत्म। यहाँ आते ही उसे एक रियलाइजेशन होता है, सपने वाली दुनिया में मेरी कंडीशन रियल वर्ल्ड से लिंक्ड है, बस परफेक्ट 1-to-1 कॉपी नहीं है। अब भाई, वो दर्पण के पास जाता है, शर्ट्स ऑफ, और देखता है वो 5 खूनी उंगलियों के निशान, वो स्क्रैचेस, वो कोएगुलेटेड खून, सब के सब गायब। एक सेकंड के लिए तो उसे डाउट हो गया कि क्या मैंने वो मॉन्स्टर सच में मारा भी था, या मैं हलूसिनेट कर रहा हूँ। लेकिन फिर वह कपड़े का बैग उठाता है, उसमें क्रिम्सन वाली चीज पड़ी है, ढेर सारे पैसे भी, और बिस्तर के पास शॉटगन भी मौजूद। तो हाँ, रियलिटी चेक पास्ट, मॉन्स्टर वास्तव में मरा था। लूमियन का कॉन्फिडेंस वापस आता है। अब वो नीचे जाता है, एक बॉटल रेड वाइन लेता है, एक बियर मग उठाता है, थोड़ी बेसिल और सब लेकर ऊपर आता है। ऑरा ने जो मेजरिंग सिलेंडर और मिनी स्केल दिया था वो भी। अब पिक्चर इमेजिन करो, मेज पूरी एल्केमी सेटअप की तरह सजी है और लूमियन खड़ा है, उत्साहित भी और थोड़ा डर भी रहा है। क्योंकि पोशन बनाना खेल नहीं है, ये लिटरली गलत माप इक्वल्स मौत वाला सिस्टम है। जरा सी गड़बड़ या तो सीधा मर जाओ या किसी रैंडम राक्षस में म्यूटेट हो जाओ। सो ये स्टेक्स हाई हैं। लूमियन स्टेडी हाथों से 80 मिलीलीटर रेड वाइन मेजर्ड करता है और मग में डालता है। फिर 10 ग्राम्स बेसिल, 5 ग्राम्स पॉपुलर लीफ पाउडर, एक अकेला रेड चेस्टनट फ्लावर। सब कुछ सरप्राइजिंगली स्मूथ जा रहा है। मग में अब लाल लिक्विड है, बस थोड़ा सेडिमेंट, एक फूल तैर रहा है बस। फिर आता है असली हिस्सा, क्रिम्सन सब्सटेंस। वो चीज़ मग में गिरते ही बिना आवाज़ के डिसॉल्व होने लगती है।
और लिक्विड जैसे जिंदा हो उसे अंदर खींच रहा है। इंस्टेंटली मग डीप रेड हो जाता है। चेस्टनट फ्लावर पीएफएफ्ट गॉन। लूमियन देखता है तो ये हुआ हंटर पोशन। और बस वो हाथ में मग ले लेता है। ये वही शक्ति है जिसका सपना वो इतने समय से देख रहा था। एंड हियर्स द थिंग, लूमियन हेजिटेशन नहीं करता, डीप ब्रेथ और पूरा पोशन एक ही बार में पी जाता है। और भाई तुरंत ही खून की बदबू नाक में भर जाती है। मग नीचे रखते ही पूरा शरीर आग बन जाता है, जैसे उसने आग का गोला पी लिया हो। इसोफेगस से लेकर दिल, फेफड़े, इंटेस्टिन्स सब जैसे जिंदा जल रहे हों। और तभी एक तीखी मेटालिक ब्लड स्मेल उसके गले से ऊपर उठती है। लूमियन लिटरली अपनी सैनिटी बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे याद था अगर वो बेहोश हुआ वो हार जाएगा। लेडी ने वार्निंग दी थी, और इस बार स्टेक्स लाइफ एंड डेथ वाले हैं। उसकी त्वचा पर लाल वेन पैटर्न्स उभर आते हैं, जैसे चमकती हुई ब्लड रेड लाइंस। दर्द कम हो ही रहा था कि अचानक उसके दिमाग में वो मिस्टीरियस आवाज़ गूंजती है, जैसे कहीं बहुत दूर से और साथ ही उसके कान के ठीक पास से। ये आवाज़ स्टील थॉर्न्स जैसी है, दिमाग को फाड़ती हुई। और इसी वजह से दर्द फिर से बढ़ जाता है, इतना कि उसे लगता है कि उसका शरीर लिटरली फटने वाला है। भूरा कोहरा भी उसके आसपास गाढ़ा होने लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ फेड होती है, दर्द गायब होने लगता है। और कुछ देर बाद लूमियन ठंडी हवा के लिए हाँफ रहा है, लेकिन जिंदा है। तालू सूख चुका है, शरीर कांप चुका है, पर वो बच गया। और भाई इस पॉइंट पर वो खुद रियलाइज करता है, एक सीक्वेंस 9 पोर्शन ही उसे लगभग मार देता, तो ऊपर के सीक्वेंसेस कैसे होंगे। अब जैसे ही वो रिकवर करता है, लूमियन अपनी पहली नई ताकत टेस्ट करता है। पंच मारता है, बम, हवा लिटरली सोनिक बूम कर देती है। वो स्टन्ड है, ये पावर इंसानी नहीं है। एक बैग की ताकत जोड़ एक बिल्ली की फुर्ती कंबाइंड और जैसी फिजिकल एबिलिटी अब उसकी बेसिक बन चुकी है। वो टेक्निक्स प्रैक्टिस करता है, पागलों की तरह नहीं, बल्कि एब्सोल्यूट प्रेसिजन के साथ। ना थकान, ना एग्जॉस्शन, बस एड्रेनलिन और नई एनर्जी। फिर उसे एक और अजीब बात महसूस होती है, खून की गंध और सोच, खुद उसका शरीर, लेकिन उसके शरीर पर कोई एक्चुअल वाउंड नहीं है। और तभी उसे समझ आता है, पोशन की हीट और इंटरनल केओस ने उसकी कैपिलरीज को फाड़ा था। फिर पोशन ने इंस्टेंट हीलिंग कर दी। हंटर बनने के बाद उसकी सेंसेस अलग लेवल पर चली गई हैं। गंधें अलग अलग कैटेगरीज में टूटकर दिमाग में आती हैं। धूल, फूलों की महक, अल्कोहल, खून, सब क्रिस्टल क्लियर। वो हवा में इनविजिबल फुटप्रिंट सेंस कर सकता है, दिल की धड़कन सुन सकता है, एयर मूवमेंट पढ़ सकता है। और उसके पास 4 मेजर एबिलिटीज कंफर्म हो चुकी हैं। बूस्टेड सेंसर्स, फिजिकल स्ट्रेंथ जोड़ एजिलिटी, एनवायरनमेंट की वीक स्पॉट्स पहचानना ट्रैप सेटिंग के लिए परफेक्ट, विल्डरनेस में सर्वाइवल नॉलेज, उपचार, जड़ी बूटियां, पॉइजन सब। और 5वीं एबिलिटी, एक अजीब इंट्यूशन, डेंजर सेंस जैसा। अब वो वॉशरूम जाता है, साफ होता है, क्लीन क्लोथ्स पहनता है, बिस्तर पर लेटता है, और फिर अचानक वो रियल वर्ल्ड में जागता है। कॉडू शांत, ठंडा, पूरी तरह अंधेरा, क्रिम्सन मून बादलों के पीछे छिपा हुआ। लूमियन बालकनी से देख रहा है, और सबसे बड़ा शौक, उसकी शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई। वो अब रियल वर्ल्ड में भी एक एक्चुअल हंटर है। फिर वो अपनी कमीज खोलकर देखता है, वो काला चेन लाइक सिंबल उसकी चेस्ट पर धीरे धीरे फेड हो रहा है। और जैसे ही वह ऊपर देखता है, पास के एल्म ट्री की शाखा पर बैठा है वॉलॉक का मिथिकल आउल, चुपचाप, अचल, सिर्फ लूमियन को घूरता हुआ। और यही चैप्टर खत्म होता है। तो भाई रात के काले सन्नाटे में लूमियन जागता है और खिड़की के बाहर उसे फिर वही रहस्यमय आउल दिखाई देता है। इसकी आंखें भूरी और पीली अंधेरे में ऐसे चमक रही थीं जैसे कोई जानता हो कि वो तुम्हें घूरकर दिमाग पढ़ सकता है। लूमियन भी अब पुराना वाला डरा सहमा लड़का नहीं रहा। इस बार वो खुद ही आउल पर चिल्लाता है, क्या देख रहा है, हिम्मत है तो बोल। और यहाँ पर ऑनेस्टली मैं खुद भी सोच रहा था कि काश वो आउल सच में बोल देता, लेकिन नहीं, ससुरा चुपचाप बैठा रहा। कोई आवाज नहीं, बस एकदम डेड स्टेयर। कुछ सेकंड का ऑकवर्ड स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट चलता है, फिर आउल अपने पंख फैलाता है और उड़ जाता है। लूमियन मन ही मन बड़बड़ाता है, पागल। लेकिन डर अभी भी पूरी तरह गया नहीं है, क्योंकि पिछले बार जब ये आउल आया था उसी रात उसे नरोका की परछाई दिखी थी और अगले ही दिन उसकी मौत की खबर मिली थी। तो हाँ, यह आउल यूं ही टाइम पास करने नहीं आता। लूमियन पूरे अंधेरे में बाहर की हर हलचल को सुनता देखता रहता है, पर कुछ अजीब नहीं मिलता। धीरे से पर्दे बंद करता है और वापस बिस्तर पर लेट जाता है। अब यहाँ वो अपने दिमाग में पूरा शर्लॉक बन चुका है। ये आउल आखिर चाहता क्या है? क्या ये किसी चीज की निशानी है? क्या ये खतरा है? लेकिन फिर वो पूरी स्थिति को देखते हुए अपनी असली चिंता पर वापस आता है। कॉडू गांव से निकलना अब जरूरी है, और के साथ, और जितना जल्दी उतना अच्छा। उसकी पूरी प्लानिंग ऑन हो चुकी है। अगर आज कोई जवाब आया तो शाम को ही गांव छोड़ देंगे, सीधे नॉर्मल रास्ते से।
अगर जवाब नहीं आया तो कल सुबह और मैडम पुआलिस की पोनी लेकर अल्पाइन पास्चर्स में थोड़ी देर चिल करेगी और फिर एक खतरनाक टूटी फूटी माउंटेन ट्रेल से दोनों भाग जाएंगे। वैसे ये ट्रेल इतना खराब है कि शेपर्ड्स भी उस पर नहीं चलते, लेकिन अब लूमियन के पास हंटर वाली नई एबिलिटीज हैं और ऑरा के पास उसकी विचक्राफ्ट जो उसे थोड़ी दूरी तक लिटरली उड़ने में मदद करती है। तो हाँ, जो साधारण लोगों के लिए इम्पॉसिबल है ये ड्यूओ संभाल सकता है। इतना सोचने के बाद उसका दिल ठंडा पड़ जाता है और आखिरकार वो गहरी नींद सो जाता है। सुबह होते ही लूमियन मूड में है, हमिंग सिंगिंग करते हुए रसोई में नूडल्स बना रहा है, क्योंकि आज वो सिर्फ एक नया बियॉन्डर नहीं बल्कि एक वह इंसान है जो अपनी बहन के साथ गांव छोड़ने वाला है। और नीचे आती है और देखती है मिंस्ड मीट नूडल्स के 2 गर्मागर्म कटोरे तैयार। वो मुस्कुराकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उठने वाली थी? और लूमियन अंदर ही अंदर सोच रहा है, आप हर दिन देर से उठती हो, मुझे न पता चले ये कैसे हो सकता है। लेकिन बाहर से बस एक इनोसेंट मुस्कान देता है और कैजुअली पूछती है, वह फिर आया था रात में? लूमियन इस बात से खुश कि उसे परफेक्ट बहाना मिल गया तुरंत बोल पड़ता है, हाँ आया था। वो अभी औरा को ये नहीं बता सकता कि वो बियॉन्डर बन चुका है, क्योंकि अगर बताया तो पहले डांट पड़ेगी और बाद में और भी डांट पड़ेगी। लेकिन उसने डिसाइड कर लिया है, कॉडू छोड़ने के बाद सब बता देगा। तब तक औरा के पास उसे डांटने का समय ही नहीं होगा। स्मार्ट बॉय औरा भी परप्लेक्स्ड है, कितना अजीब आउल है, क्यों आता है, क्यों घूरता है, उसका मकसद क्या है? सवाल बहुत, जवाब शून्य। उसके बाद लूमियन पूरी ऑनेस्टी से अपनी भागने की प्लान उसे समझाता है। अगर जवाब मिला तो आज बाहर निकलेंगे, नहीं मिला तो अल्पाइन रांच के बहाने से कल निकलेंगे और सीक्रेट ट्रेल का इस्तेमाल करेंगे। औरा सुने जाती है, सोचती है, फिर मुस्कराकर कहती है, मेरे बेवकूफ़ भाई ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया है। और भाई, लूमियन दिल में फूल कर कुप्पा हो जाता है। नाश्ते के बाद लूमियन एवर और स्प्रिंग एल्फ की ब्लेसिंग का बहाना बनाकर बाहर निकलता है। सच तो यह है कि वह सीधा ओल्ड टैवन जा रहा है, क्योंकि लेडी ने वादा किया था कि वो उसे और बियॉन्डर जानकारी देगी। लेकिन रास्ते में उसे मिलता है पॉन्स बेनेट। हाँ, वही जिसने पहले लूमियन को गुंडों के साथ दौड़ाया था। अब लूमियन हंटर बन चुका, पावर फील कर रहा है तो थोड़ा मजा लेने का मन करता है। वो चिल्लाकर कहता है, ओए मेरे नाजायज बेटे, बिना डैडी की इजाज़त के अकेले कैसे घूम रहा है? और भाई, पॉन्स का रिएक्शन गोल्ड है। वो पलटता है, लूमियन को देखता है और सीधे फुल स्पीड भाग जाता है। ऐसे भागता है जैसे किसी जंगली जानवर को देख लिया हो। लूमियन लिटरली खड़ा रह जाता है, ये इतना तेज कब से दौड़ने लगा? लेकिन वो उसका पीछा नहीं करता। उसे पता है कि अभी किसी तरह की लड़ाई भड़काना गलत होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स पहले से ही गांव में सस्पिशियस मूड में घूम रहे हैं। और सच कहा जाए, पता नहीं पॉन्स और पाड्रे लोग खुद क्या विचित्र चीजें छिपाए बैठे हैं। लड़ाई में कुछ गड़बड़ हो सकती थी, लूमियन खुद को समझाता है। बियॉन्डर बनने के बाद मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, संभल कर चलना होगा। लूमियन टैवन में पहुंचता है और दूसरी मंजिल पर जाने ही वाला था कि आंख एकदम लेडी पर पड़ती है। वो आज पर्ल ग्रे ड्रेस और लाइट बॉनेट में क्वाइटली बैठी है। सामने कोई खाना भी नहीं है। लूमियन सीट खींचकर पूछ लेता है, नाश्ता कर लिया? लेडी कहती है, अभी नहीं, मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ। लूमियन एक सेकंड को कंफ्यूज्ड, मेरे अलावा कौन? खैर, वो सीधे मुद्दे पर आता है, मैं हंटर बन गया हूँ। लेडी कोई शौक नहीं दिखाती, बस मुस्कराती है, लगता है तुम ठीक ठाक हालत में हो। और यहीं से शुरू होती है लॉर्ड डंपा पंजीकृत व्यापार चिन्ह यूट्यूब अनुमति के साथ। लेडी बेहद काम आवाज में बताती है, अब उसे 2 लॉज और एक मेथड सीखनी होंगी, और ये सब साधारण बियॉन्डर्स के लिए प्राइसलेस नॉलेज होती है। लेकिन लूमियन की किस्मत में ये फ्री में लिखा है। लूमियन के मन में इंस्टेंटली सस्पिशियस अलार्म बज जाता है। फ्री वाली चीज की कीमत बहुत भारी होती है। लेडी की आंखों में जो भाव है, लूमियन अपने नए हाइटेंड सेंसर से कुछ महसूस कर रहा है, लेकिन डिकोड नहीं कर पा रहा। इसके बाद वो शुरू करती है पुरानी सच्चाई। सारी सुपरनैचुरल पावर्स ओल्डेस्ट वन यानी क्रिएटर से आईं। अटर्नल ब्लेजिंग सन की आंखें सन बन गईं, ये असल में सिंबॉलिक बात है। ओल्डेस्ट वन ने दुनिया बनाई, गॉड्स बनाए और अंत में खुद को अलग अलग पाथवेज की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स में विभाजित कर दिया। लूमियन दिमाग में पीसेस जोड़ता है, इसलिए उन्हें डिवाइन पाथ्स कहा जाता है। लेडी आगे बताती है, हर पाथवे का सीक्वेंस 0 इक्वल्स एक असली गॉड। बार्ड का सीक्वेंस 0 ही एटर्नल ब्लेजिंग सन है। हंटर पाथवे का 0 है रेड प्रीस्ट, जो अभी खाली है। मिस्ट्री प्रायर पाथवे का 0 है द हर्मट, और अभी उस पर बैठा है हिडन सेज, एक ईवल गॉड। और यही हिडन सेज और की हर परेशानी की जड़ है। लूमियन को इस नाम से एकदम इंस्टिंक्टिव डिसलाइक हो जाती है। फिर लेडी एक बेहद महत्वपूर्ण लॉ बताती है, लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी। मतलब बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई नहीं जा सकती, मिटाई नहीं जा सकती, बस एक रूप से दूसरे रूप में जाती हैं।
कंजर्वेशन लॉ, यस, सुपरनैचुरल फिजिक्स क्लास 101। लूमियन अपनी फिजिक्स वाली समझ घुमाने लगा और कुछ सेकंड चुपचाप सोचते रहा। फिर धीरे से बोला, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ही क्यों ना कहें, यानी जो चीज़ें रहती हैं वो रहती हैं। सीधा सा सवाल, बिल्कुल साफ। और सामने बैठी महिला ने सिर हिलाकर कहा, वो एक और लॉ है, पर अभी उसके डिटेल्स की चिंता मत करो। हाँ, वही टोन, जैसे टीचर बिना बोर्ड दिखाए सिर्फ हिंट दे रही हो। उसने आगे बताया कि असल में ये लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी जैसा ही है, बस इसमें कुछ एक्स्ट्रा शर्तें और खास व्याख्याएं जुड़ी हुई हैं। मतलब बुनियादी विचार वही, लेकिन कुछ ट्विस्ट भी हैं। लूमियन ने थोड़ा और सोचा और फिर पूछा, तो क्या लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी के हिसाब से अगर मैं बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स पाना चाहता हूं तो मैं सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि दूसरे बियॉन्डर्स को भी निशाना बना सकता हूं? हाँ, ये वही सवाल जो सीधे मॉरल डिलेमा पर जाता है। क्या मानवता के बाहर एक ऐसी दुनिया भी उसी तरह खूनी और प्रतिस्पर्धी है? और महिला ने हाथ जोड़कर नहीं पर थोड़ी मुस्कान के साथ कहा, क्यों नहीं? क्योंकि बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स अडिग रहते हैं, किसी बियॉन्डर की मौत उसके संबंधित कैरेक्टरिस्टिक्स को जन्म दे सकती है। यहाँ पर महिला के चेहरे पर एक हल्की भावना उभरी, जैसे किसी ने पजल का बिल्कुल सही टुकड़ा रख दिया हो। और उसने लूमियन की सूक्ष्म धारणा की तारीफ की, तुम काफ़ी परसेप्टिव हो। फिर लूमियन ने एक बेहद प्रैग्मैटिक बात कही, इसलिए ये लॉ ज़्यादा बियॉन्डर्स के लिए ठीक नहीं होगा, इससे वे एक दूसरे को मारेंगे और भरोसा मिट जाएगा। मतलब अगर हर किसी की मौत से पावर निकलती है तो ट्रस्ट का खेल खत्म हो जाएगा, हर कोई हर किसी का दुश्मन बन सकता है। लूमियन को इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, इंसान पहले से ही एक दूसरे को मारते हैं। दुनिया में संदेह, बुलिंग और मर्डर की कमी नहीं है। सावधान, थोड़ा कटु सत्य पर रियलिस्टिक भी। और महिला ने एक नर्म पर थोड़ा होपफुल जवाब दिया, कम से कम मानवता की थोड़ी गर्माहट और रोशनी बनी रहती है, यानी भले ही लोग बुरे हों फिर भी उम्मीद कहीं ना कहीं रहती है। लूमियन ने फिर दूसरी दिशा से सोचा, दूसरे नज़रिए से देखें तो ये लॉ बियॉन्डर्स के बीच एक कंसेंसस होना चाहिए ताकि कमज़ोर लोग पहले से तैयार रहें और आसानी से शिकार न बने। मतलब रूल्स होने चाहिए ताकि अनाकत कांड कम हो। फिर महिला ने स्वीकार किया कि इसमें कुछ तर्क है और कहा कि अगर लड़ाइयाँ अक्सर होंगी तो लोग खुद सीख जाएंगे, यानी प्रैक्टिस भी एक टीचर है। फिर महिला ने बताया, और ध्यान दो, यहाँ कहानी का नेक्स्ट बड़ा पार्ट आता है, एक और लॉ, लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस। नाम सुनते ही लूमियन थोड़ा अटक गया। कन्वर्जेंस, हम भी थोड़ा अटकते हैं, है ना? महिला ने गंभीर होकर समझाया, ओल्डेस्ट वन, यानी इस दुनिया का रचयिता अलग अलग पाथवेज में बंध गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह गायब हो गया। उसका माइंड अलग अलग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स में बिखरा हुआ है और ये कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होगा जब तक दुनिया का अंत ना आ जाए। मतलब ओल्डेस्ट वन की मानसिक छाप, इम्प्रिंट उन कैरेक्टरिस्टिक्स में बनी रहती है। वहने बताया कि ये माइंड्स एक तरह से ब्रांड की तरह हैं और उनमें एक इंस्टिंक्ट है, खुद को दोबारा जोड़कर ओल्डेस्ट वन को रिवाइव करना। समझो, ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई पुरानी कंपनी के ब्रांड लोगों को फिर से जोड़कर बड़ा बनाना चाह रहा हो, पर यहाँ स्टेक्स कॉस्मिक हैं। सरल शब्दों में, एक बार बियॉन्डर बन जाओ तो तुम्हें बस रैंडम लोगों से मिलने की संभावना नहीं बढ़ती, तुम्हें उन्हीं पाथवे के या उसके नेबरिंग पाथवेज के बियॉन्डर से मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसे वे कहते हैं फेट का कन्वर्जेंस। और अगर सीक्वेंस जितना ऊंचा होगा, ये प्रभाव उतना ज़्यादा स्पष्ट होगा। सीक्वेंस का मतलब यहाँ पावर लेवल जैसे टियर्स हैं, हम आगे डिटेल्स में आएंगे। लूमियन के दिमाग में ढेर सारे सवाल उठे, पर उसने सबसे जरूरी वाला पूछा, तो क्या लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी के साथ मिलाकर देखा जाए तो कन्वर्जेंस हत्याओं की ओर ले जाता है, सीधा सा खतरे का विश्लेषण? अच्छा सवाल, नहीं? और महिला ने तारीफ करते हुए कहा, तुम काफ़ी परसेप्टिव हो। फिर उसने बताया कि नीचे के सीक्वेंसेस में ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं होता, पर डेमीगॉड चरण में, खासकर एंजल बनने के बाद, कन्वर्जेंस के प्रभाव को कमजोर या टालना ज़रूरी होगा। अब थोड़ा टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन आता है, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। डेमीगॉड से मतलब है सीक्वेंस 4 से सीक्वेंस 1 तक के बियॉन्डर्स के लिए एक कलेक्टिव शब्द, आधा गॉड आधा ह्यूमन। सीक्वेंस 4 और 3 को सेंट्स कहा जाता है, सीक्वेंस 2 और 1 को एंजल्स कहा जाता है। हाँ, शब्द फैमिलियर लग सकते हैं, पर यहाँ उनकी रियल इम्प्लाइड पावर अलग हो सकती है। और आगे के नाम भी होते हैं, पर अभी लूमियन के लिए वो ज़रूरी नहीं थे। लूमियन ने सोचा, सेंट्स और एंजल्स, वो तो रिलीजियस या मिथोलॉजिकल टर्म्स लगते हैं, क्या ये हमारे दुनिया के सेंट्स और एंजल्स ही हैं? पर कहानी में आगे रिवील्ड होता है कि ये कॉन्सेप्ट्स इसी मिस्टिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं और उनके रिमेन्स, उनके कॉर्प्सेस में बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स बनी रहती हैं। यानी सेंट्स की लाशें भी ऐसी चीज़ें होल्ड कर सकती हैं। क्रीपी, है ना? लूमियन ने थोड़ा घबरा कर पूछा, तो हर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक में ओल्डेस्ट वन की मेंटल इम्प्रिंट रहती है और सीक्वेंस जितना ऊंचा होगा उतनी ज़्यादा। और साथ में पूछा कि क्या पोषण पीने वाले पर इसका असर पड़ता है? महिला मुस्कुरा कर कहती है, हाँ, वरना तुम समझो ये रास्ता इतना खतरनाक और मैडनेस से भरा क्यों होगा?
मतलब पोषण पीना आसान नहीं, ये रिस्क का खेल है। फिर उसने 3 बड़े कारण बताए कि पोषण पीना और यह सारी चीज़ें इतनी खतरनाक क्यों हैं। मेंटल इम्प्रिंट की तीव्रता उस बियॉन्डर के स्तर पर निर्भर करती है, उनकी ऑब्सेशन और मैडनेस भी इसमें शामिल हैं। यानी अगर कोई पावरफुल और ऑब्सेसिव बियॉन्डर था, उसकी डेथ से जो इम्प्रिंट बचेगा वो ज़्यादा जहरीला हो सकता है। गलत क्रम या तरीके से पोषण पीने से शरीर में भयंकर टकराव हो सकता है, यानी सीक्वेंसिंग मैटर्स। यहाँ जैसे किसी रेसिपी को उल्टा कर लो तो खाना बर्बाद हो जाए। कुछ अस्तित्व ऐसे हैं जो सिर्फ उनके होने के बारे में जानने भर से तुम्हें करप्ट कर सकते हैं। यानी कुछ नाम जानना भी खतरनाक हो सकता है, और वो आवाज़ जो लूमियन ने हंटर पोषण के बाद सुनी थी, शायद उसी तरह की किसी एग्जिस्टेंस की एक्टिव इन्फ्लुएंस थी। लूमियन ने पूछा, वो आवाज़ किस एंटिटी की थी? और महिला का चेहरा अचानक अजीब हो गया, थोड़ा डराया हुआ, थोड़ा सावधान। उसने कहा कि कुछ एग्जिस्टेंसेस सिर्फ उनके अस्तित्व के बारे में जानने भर से तुम्हें करप्ट कर सकते हैं, और दुर्भाग्यवश उस आवाज़ का मालिक ऐसा ही एक अस्तित्व है। सोचो, किसी चीज़ का नाम जानना ही खतरा बन जाए। उसने और भी कहा कि उसका ऑनरिफिक नेम अभी लूमियन के लिए बताना ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि स्पॉयलर्स कभी कभी लीथल होते हैं। असल में यहाँ बताना नैरेटिव का हिस्सा ही नहीं है। लूमियन के मन में विचार उबलने लगे, सीक्वेंस 0 ट्रू गॉड। पर लूमियन ने कुछ और नामों का भी जिक्र किया, इंटीज में कुछ जिनके बारे में वो जानता था, जैसे एटर्नल ब्लेजिंग सन और गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी। और उन्होंने पूछा, ट्रू गॉड और ईवल गॉड में फ़र्क होता है? हिडन सेज का नाम आया और लगा कि शायद महिला खुद भी एम्बिग्यूअस तरीके से बात कर रही है, मतलब सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं है। फिर लूमियन ने सब्जेक्ट बदला और पूछा, नेबरिंग पाथवे क्या होता है? मतलब अगर मैं एक पाथ चुनती हूं तो किन किन एडजेसेंट पाथ्स में चांसेस हैं? महिला ने सामान्य होते हुए कहा, सामान्य परिस्थितियों में अगर तुम एक पाथवे चुनकर उसका पोषण पीते हो तो तुम सिर्फ उसी राह पर एक एक कदम नीचे जा सकते हो, वरना तुम लूजिंग कंट्रोल कर लोगे। यहाँ यानी रिस्ट्रेंट जरूरी है। पर एक्सेप्शंस भी हैं। हर पाथवे के एक या अधिक नेबरिंग पाथवेज होते हैं और तुम कुछ खास सीक्वेंस पर जंप कर सकते हो, उदाहरण के लिए सीक्वेंस 4 जो ह्यूमन और डेमीगॉड के बीच का लेयर है। फिर उसने एक एग्जाम्पल दिया, हंटर का नेबरिंग पाथवे असैसन है। हाँ, सुनते ही लूमियन ने सोचा, असैसन तो ज़्यादा कूल लगता है। लूमियन ने उत्साह में कहा, असैसन हंटर से ज़्यादा कूल लगता है। हम सब कभी कभी ऐसे शिफ्ट चाहने लगते हैं। लूमियन ने फिर मिस्ट्री प्रायर के नेबरिंग पाथवेज के बारे में पूछा, मिस्ट्री प्रायर के नेबरिंग पाथवेज कौन से हैं? और नेबरिंग पाथवे पर जंप करने के बाद क्या हिडन सेज का प्रभाव नहीं रहेगा? महिला ने बताया कि सावंट पाथवे उसका नेबर है और उसका प्रेजेंट सीक्वेंस 0 गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी है। जंप करने के बाद हिडन सेज का प्रभाव रहेगा, पर उसका स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब क्रॉसिंग डज रिड्यूस सर्टन इन्फ्लुएंसेस, पर उन्हें पूरा मिटा नहीं देता। संबंधित बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स तब भी मौजूद रहेंगे जब तक कि उन्हें निकालने का कोई तरीका न मिल जाए। यानी टेम्पररी मिटिगेशन मिल सकती है, पर परमानेंट रिमूवल मुश्किल है। लूमियन ने हैरानी से पूछा, कैसे? यानी क्या कोई तरीका है उन इम्प्रिंट्स को हटाने का? महिला ने बताया, सबसे आसान तरीका है बच्चों का होना। मिस्टिसिज्म में हेरेडिटी के माध्यम से संबंधित बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में ट्रांसफर होने की काफ़ी संभावना रहती है। हाँ, जेनेटिक ट्रांसफ़र थोड़ी साइंस वाली लगती बात, पर मिस्टिकल कॉन्टेक्स्ट में भी लागू है। और इसके अलावा कुछ पाथवेज की खास एबिलिटीज़ भी उपयोग की जा सकती हैं, पर उसमें बहुत जोखिम और बहुत ऊंची कीमत होंगे। यानी चीप फिक्स नहीं है। फिर लूमियन ने पूछा, क्या मैं सिर्फ एक खास सीक्वेंस पर ही स्विच कर सकता हूँ? प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्या फ्री फॉर्म स्विचिंग अलाउड है? महिला ने ईमानदारी से कहा, सिद्धांत में नीचे के सीक्वेंस पर भी स्विच करना पॉसिबल है, पर लूजिंग कंट्रोल का खतरा बहुत ज़्यादा है। जब तक कोई और तरीका ना हो, ऐसा करने की सलाह नहीं दी जाती। अच्छा, मानो कि यह डोंट ट्राई दिस एट होम वाला मोमेंट है। फिर महिला कुछ पल रुकी और बोली, मैंने 2 लॉज समझा दिए हैं, अब मैं तरीका समझाऊंगी। यह मिस्टिकल वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज में से एक है, और लूमियन ने स्ट्रेट अप अटेंशन लॉक कर ली। हम भी कर लेंगे, उसने आगे कहा, इसे वे कहते हैं एक्टिंग मेथड। और अब उससे जुड़ी एक्सप्लेनेशन आती है। यह मेथड पोर्शन को डाइजेस्ट करने का तरीका है। मतलब अगर तुम अगला सीक्वेंस का पोर्शन पीना चाहते हो तो पहले पिछले पोर्शन को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करना होगा, वरना लूजिंग कंट्रोल का रिस्क बहुत हाई रहेगा। यानी सीक्वेंसिंग जोर डाइजेस्शन दोनों ज़रूरी हैं। लूमियन ने समझ लिया, इसलिए मैं आज सीक्वेंस 9 का पोर्शन नहीं पीकर कल सीक्वेंस 8 का नहीं पी सकता। पहले एक्टिंग मेथड से पिछले पोर्शन को डाइजेस्ट करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे कोई हैवी मील खाकर तुरंत दौड़ने की सलाह नहीं दी जाती। महिला ने साफ कहा, याद रखना, ये डाइजेस्शन है, कंट्रोल नहीं। मतलब ये तरीका तुम्हें इंस्टेंट पावर कंट्रोल नहीं देगा, ये बस बॉडी माइंड को अलाइन करने का तरीका है ताकि नया पोर्शन इंटीग्रेट हो जाए।
फिर लूमियन ने पूछा एक्टिंग मेथड क्या है, और महिला ने सरलता से समझाया, इसमें एक एक्टर की तरह सीक्वेंस के नाम के अनुसार एक्ट करना होता है। यानी तुम्हें अपने व्यवहार, आदतों और सोच को उस सीक्वेंस के हिसाब से बदलना है ताकि तुम्हारा शरीर और बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की रेमनेंट मेंटल इम्प्रिंट्स के बीच की दूरी घट सके। इससे रिलेटेड रिकॉग्निशन मिलती है और वह बैरियर हटता है और बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स तुमसे फ्यूज हो जाते हैं। लूमियन ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मांगा, तो क्या मुझे हंटर की तरह एक्ट करना होगा और रोज पहाड़ों में शिकार करना होगा? बिल्कुल स्टूडेंट लॉजिक और काम में आने वाला सवाल। महिला ने सिर हिलाया और कहा कि एक्टिंग का ये सबसे सही रूप है। असल में सीक्वेंस के सरफेस मीनिंग के अलावा उसके डीपर अर्थ को समझना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर शहर भी जंगल है, मतलब मेटाफोरिकली सेम ट्रेट्स अप्लाई, हर कोई शिकार भी है और हंटर भी। यहाँ एनालॉजी समझ लो, अगर तुम सिटी में सर्वाइवल वेटनशैप सीख लो, तुम हंटर बन सकते हो, जरूरी नहीं कि लिटरल जंगल में ही शिकार करो। लूमियन को ये कॉन्सेप्ट पहले से फेमिलियर लगा। उसने कहा कि उसने वेग्रेंट दिनों में इसी तरह के आइडियाज सीखे थे। अच्छा, कंटिन्यूटी टच। फिर लूमियन ने प्रैक्टिकल पूछा, तुम कैसे तय करोगे कि पोर्शन डाइजेस्ट हो गया है और अब अगला सीक्वेंस ले सकते हो? ये वही मोमेंट है जब कोई पूछता है, हाउ डू आई नो आई एम रेडी, हर लर्नर का फेवरेट क्वेश्चन। महिला मुस्कुराई और बोली, जब पोर्शन सच में डाइजेस्ट हो जाएगा तुम खुद महसूस करोगे, यानी इंटरनल सिग्नल आएगा, कोई एक्सटर्नल गेज नहीं। थोड़ा मिस्टिकल, थोड़ा सोमैटिक फीलिंग बेस्ड। लूमियन ने फिर एक और थोड़ी क्यूरियस क्वेश्चन किया, अलग अलग सीक्वेंसेस के नाम किसने रखे और किसने इन एक्टिंग रूल्स को फॉर्मुलेट किया? महिला ने बताया कि सीक्वेंस डिविजन्स ओल्डेस्ट वन के बिखरने के अवशेषों से आई थीं। यह एक स्टोन स्लैब था, मिस्टिकल नॉलेज से भरा, और चूंकि यह डेटी बनने के सीक्रेट से जुड़ा था, इसे ब्लास्फेमी स्लेट कहा गया। नाम सुनते ही गूसबम्स आ सकते हैं, ब्लास्फेमी स्लेट, बहुत हैवी साउंडिंग आर्टिफैक्ट। फिर उसने हिस्ट्री का एक और लेयर जोड़ा। सेकेंड ईपॉक के अंत और थर्ड ईपॉक के दौरान ओल्डेस्ट वन के बेहद करीब एक शक्तिशाली डेटी प्रकट हुआ जिसे एंशिएंट सन गॉड कहा गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी रिमेन्स से दूसरा ब्लास्फेमी स्लेट पैदा हुआ, और जो करंट सीक्वेंस नेम्स और पोर्शन फॉर्मूलास हैं वे उसी से आए हैं। यानी पुरानी सिविलाइजेशनल चीज़ों का असर अभी तक है। लूमियन ने सोचा कि ये तो वही सेकंड और थर्ड ईपॉक की हिस्ट्री नहीं है जो उसने पढ़ी सुनी थी, कुछ अलग डिटेल्स थे। और महिला ने कहा कि एम्परर रोसेल ने दूसरे ब्लास्फेमी स्लेट को आधार बनाकर कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी नाम की एक टैरो लाइक सेट बनाई, कुल 22 कार्ड्स, और हर कार्ड एक डिवाइन पाथवे का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक बात, बहुत कुछ मिथ जोड़, पॉलिटिक्स जोड़, पावर गेम को जोड़ता है। लूमियन चौंका, एम्परर रोसेल भी बियॉन्डर था? और महिला ने हल्की हंसी में जवाब दिया, वो तो जरूर था। लूमियन ने फिर पूछा, क्या वह बहुत शक्तिशाली था? और महिला ने संक्षेप में कहा, लगभग एक डेटी। तो भाई साहब, यह आदमी किसी ऑर्डिनरी एम्परर की तरह नहीं था, वो करीब डेटी वाला था। ये सुनकर लूमियन थोड़ा स्टन रह गया, पर सही लगा। फिर लूमियन ने लॉजिकल पहलू उठाया, क्या एम्परर रोसेल की डायरी वैल्यूएबल होगी? और महिला ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, पर बहुत कम लोग उन अजीब लिखावटों को डिसाइफर कर सकते हैं, यानी एक रेयर आर्टिफैक्ट, डिकोडिंग की जरूरत। ये प्लॉट हुक जैसा लग रहा है, और के पास शायद कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स हों। लूमियन ने मन में कनेक्ट किया। कहानी के इस हिस्से में लूमियन कल्पना करने लगा कि और के पास एम्परर रोसेल की डायरी के ट्रांसक्रिप्ट्स हो सकते हैं, और शायद यही उसकी शक्ति का हिस्सा है। बस इतना कहूंगा कि यह हिस्सा स्टोरी का डीप लॉ और वर्ल्ड बिल्डिंग लेयर है। लॉज, इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी, कन्वर्जेंस, लेवल्स, सीक्वेंसेस, सेंट्स, एंजल्स, डेमीगॉड्स, डेंजर्स ऑफ पोर्शन कंजम्पशन, एक्टिंग मेथड, डाइजेस्ट वीज कंट्रोल, ब्लास्फेमी स्लेट और हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स जैसे कार्ड्स ऑफ ब्लास्फेमी और एम्परर रोसेल सभी मिलकर बताए गए हैं कि ये दुनिया सिंपल पावर अप्स वाली नहीं है। हर डिसीजन, हर पोर्शन, हर नाम का पता लगाना और हर स्विच के गंभीर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और हाँ, थोड़े से मॉरल क्वेश्चंस भी हैं। क्या आप दूसरे को मारकर ताकत बढ़ाओगे या किसी कंसेंसस से रहें? यही दुनिया पूछ रही है। मैं कहूँगा, अगर मैं लूमियन होता तो मैं थोड़ा डर के साथ साथ क्यूरियोसिटी भी फील करता। इतना डीप, इतना हैज़र्डस और इतना टेम्पटिंग, किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा परीक्षा जैसा। हाँ, और असैसिन थोड़ा ज्यादा टेम्पटिंग लगता है, एडमिट इट। ओल्ड टैवन की खिड़की के पास बैठी वो रहस्यमयी महिला धीरे से गर्दन घुमाती है और बाहर झांकती है, और फिर एकदम उस टीचर की तरह जो बेल बजने से ठीक पहले बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहकर क्लास रोक देता है, वो बोलती है, अब समय हो गया है, तो चलो मैं तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी देती हूँ। और यहाँ से भाई साहब मिस्टिसिज्म क्लास शुरू। वो कहती है, देखो, जैसे इंसान जोड़ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल्स बियॉन्डर बनता है, वैसे ही कोई भी क्रिएचर अगर इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मर्ज हो जाए तो वो बन जाता है बियॉन्डर क्रिएचर। लेकिन जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसी आइटम से मर्ज होती हैं तब क्या बनता है? लूमियन जवाब देने की कोशिश भी नहीं कर पाता। मैडम पहले से तैयार थीं। उन्हें कहते हैं मिस्टिकल आइटम्स, वह समझाती है।
और फिर वो पूरा लॉ खोल देती है, जैसे कोई यूट्यूबर बैकग्राउंड स्टोरी एक्सप्लेन करता है। क्योंकि आइटम्स में न इच्छा होती है, न समझ, न आत्मा, इसलिए जब उनमें बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स टूल्स दी जाती हैं तो हाँ, वे पावर्स तो देती हैं, लेकिन साथ में भारी भरकम नेगेटिव इफेक्ट्स भी लाती हैं। यही कारण है कि चर्च इन्हें सील करके रखते हैं और बस ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इन्हें सील्ड आर्टिफैक्ट्स भी कहा जाता है। फिर वो एकदम ऑफिशियल विकिपीडिया टोन में बता देती है। इन आर्टिफैक्ट्स को चर्च लोग 4 ग्रेड में बांटते हैं, 3, 2, 1 और 0। जितना छोटा नंबर उतना बड़ा खतरा। लेवल 1 और लेवल 0 ये तो रहे भी हैं और इतने खतरनाक की नाम सुनकर भी बेचैनी आ जाए। और हाँ, हर आर्टिफैक्ट का सीरियल नंबर यूनिक होता है, कोई रेपिटेशन नहीं। लुमियन धीरे से बुदबुदाता है। लेवल 0, उसके दिमाग में तुरंत सीक्वेंस 0 इक्वल्स गॉड लेवल की बराबरी की याद आती है। और फिर वो पूछता है, थोड़ी घबराए और थोड़ी एक्साइटेड आवाज में, क्या ये सील्ड आर्टिफैक्ट्स भ्रष्ट देवताओं या डिस्ट्रॉयड इविल गॉड से बने हैं? और ऑनेस्टली ये सवाल बहुत वैलिड है। हम भी पूछते। महिला थोड़ा सोचकर जवाब देती है, सभी नहीं, ज्यादातर आर्टिफैक्ट्स एंजल्स के लेवल पर आधारित होते हैं। सिर्फ कुछ ही में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी देवता को मार भी सकें। लुमियन जो है वह तुरंत समझ जाता है। ठीक है, मतलब दूसरों के हाथों में जो भी आइटम हो उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। महिला सिर हिलाती है और एक और वार्निंग देती है, और सील्ड आर्टिफैक्ट्स के नेगेटिव इफेक्ट्स भी अंडर एस्टिमेट मत करना, तुम्हें फ्यूचर में उनसे पाला पड़ना तय है। और अब वो एक नया टॉपिक छेड़ती है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स। ये वो चीज़ें हैं जो बियॉन्डर्स खुद बनाते हैं अपनी एबिलिटीज, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ या स्पिरिट वर्ल्ड देवताओं की मदद से। इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती पर सुपरनैचुरल इफेक्ट्स होते हैं। बस दिक्कत, ये धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं। चार्म, लोशन वगैरह तो सिर्फ एक बार ही काम आते हैं। वेपन्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सालों टिक सकते हैं। फिर वह हंटर्स पर आती है। सीक्वेंस 7 से पहले तुम घोस्ट टाइप क्रीचर्स से निपटने में कमज़ोर हो। अगर मौका मिले तो संबंधित आर्टिफैक्ट्स या आइटम्स ले लेना। लुमियन अब क्यूरियोसिटी मोड में है। पूछता है, स्पिरिट वर्ल्ड, उसने नाम तो सुना था लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं। महिला बहुत कामली एक्सप्लेन करती है, जैसे कोई यूट्यूबर 3 लेयर्स ऑफ रियलिटी एक्सप्लेन्ड वाला वीडियो बना रहा हो। हमारी दुनिया 3 लेयर्स में बनती है, रियल वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड। बाकी सारी जगहें इनसे जुड़कर बनी हैं, जैसे अंडरवर्ल्ड वगैरह। रियल वर्ल्ड तो तुम जानते हो। स्पिरिट वर्ल्ड वो जगह है जहां आत्माएं रहती हैं और रियल वर्ल्ड रूल्स अप्लाई नहीं होते। एस्ट्रल वर्ल्ड पहले देवताओं की दुनिया कहलाती थी, लेकिन अब पूरा कॉस्मोस उसके दायरे में आता है। लुमियन को आंसर मिल गया, लेकिन उसका फोकस असल में दूसरे सवाल पर था। क्या हंटर बियॉन्डर आइटम्स बना सकता है? महिला बोलती है, अपने सीक्वेंस पर तो डिपेंड नहीं कर सकता, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह से रीतियां सीख सकता है। देवता या हिडन एग्जिस्टेंस से प्रार्थना करके आइटम्स बना सकता है, लेकिन और यहाँ आते हैं एम्बियंस चेंज करने वाले शब्द। हिडन एग्जिस्टेंसेस बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे प्रे मत करना, नहीं तो मौत सबसे अच्छा नतीजा होगा। इस लाइन के बाद मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ कि लुमियन गल्प जरूर कर रहा होगा। और 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड्स जवाब ही नहीं देंगे जब तक तुम उनकी चर्च ज्वाइन न करो और ऑफिशियल बियॉन्डर न बनो। लुमियन थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर पूछता है, मतलब हंटर के लिए आइटम बनाना लगभग असंभव? महिला मुस्कुराती है, पूरी तरह नहीं। तुम मॉन्स्टर्स के खून लार से जहरीले वेपन्स बना सकते हो, वो भी एक तरह के बियॉन्डर आइटम्स हैं। और जब तुम ड्रीम मिस्ट्री सॉल्व कर लोगे तो मैं तुम्हें एक महान अस्तित्व का ऑनरिफिक नेम दूंगी। उससे प्रार्थना कर पाना संभव है। अब यहाँ लुमियन का दिमाग हिल गया। महान एडजेक्टिव उसने इससे पहले कभी इन्हीं के लिए इस्तेमाल होते नहीं सुना था। वो सोचता है, ये कौन है और इससे प्रार्थना करना क्या सेफ भी है? लेकिन फिलहाल वह सवाल टाल देता है और पूछता है, हंटर पाथवे के सीक्वेंस 8 और 7 क्या हैं? महिला कैजुअली जवाब देती है, सीक्वेंस 8 प्रोवोकर, सीक्वेंस 7 पायरमेनियाक। और फिर बोलती है, आज के लिए बस इतना। वह खड़ी होती है, जाने लगती है, लेकिन कुछ कदम बाद रुककर कंधे के ऊपर से एक और लाइफ सेविंग टिप फेंकती है। याद रखना, तुम बस एक्टिंग कर रहे हो। लुमियन ठहर जाता है और धीरे से पूछता है, अगर कोई रोल को ज्यादा सीरियसली ले ले तो क्या होगा? महिला मुस्कुराती है और जैसे किसी सस्पेंस ट्रेलर का एंड हो, तुम धीरे धीरे कम होते जाओगे, जब तक एक दिन वह वाक्य अधूरा छोड़ देती है और सीढ़ियों से गायब हो जाती है। लुमियन चुपचाप बैठा सोचता रहता है। उसे एहसास होता है कि यह एक्टिंग वाली बात मजाक नहीं है। गलत रोल प्लेइंग इक्वल्स अस्तित्व का एंड। वह वहां बैठकर पूरा ज्ञान दोहराता है, 2 लॉज और एक मेथड, मिस्टिसिज्म की रीढ़ की हड्डी, बाकी सबसे यहीं से निकलता है। वो सोचता है, क्या औरा को ये सब पता है? कॉडू छोड़ने के बाद उससे बात करनी होगी, लेकिन क्या वो महिला मुझे औरा को बताने देगी भी? फिर वह टेवन से निकलता है और पीछे मुड़कर खुद से बुदबुदाता है,
वो 3 विदेशी अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आज तो लेंट है। चलते चलते उसने देखा एवा, रेमंड और बाकी लोग आते हुए। एवा पूरी तरह फेस्टिवल मोड में, सफ़ेद लंबी ड्रेस, फूल पत्तों का क्राउन। ऐसी लग रही थी जैसे जंगल की कोई फेरी खुद गांव में उतर आए हो। लड़के टोकरी भरकर उसके साथ चल रहे थे, घास, मिट्टी, पत्थर वगैरह से भरी। एवा उसे देखकर चिल्लाती है, लूमियन, ब्लेसिंग जर्नी शुरू होने वाली है। सभी सुपर एक्साइटेड। और चूंकि नॉवल वीकली का जवाब नहीं आया था, लूमियन भी अनएम्प्लॉयड भाई की तरह बोला, चलो यार, प्रोसेशन ज्वाइन कर लेता हूँ। सब गाते हुए पूरे गांव में निकलते हैं। पहला घर, पहला दरवाज़ा। लूमियन नॉक करता है, स्प्रिंग एल्फ यहाँ है। नज़ेली दरवाज़ा खोलती है। एवा आगे आती है, आर्म्स फैलाती है और अपना स्प्रिंग थीम वाला गाना शुरू कर देती है। मैं हूँ बसंत की एल्फ। इमेजिन करिए, लूमियन बगल में खड़ा है और मन में सोच रहा है, ये गाना कितनी बार सुनूंगा आज। किसी भी तरह नज़ेली बदले में क्लॉथ देती है। लड़के चिल्लाते हैं, बम्पर हार्वेस्ट, बम्पर हार्वेस्ट। पूरा सेटअप बेसिकली एक चार्म था, विलेजर्स को आशीर्वाद देना और बदले में योगदान लेना। अगर कोई कंट्रीब्यूशन न दे तो आशीर्वाद उल्टा पड़ जाए। और भाई, ये तो बहुत डेंजरस क्लॉज है। प्रोसेशन आगे बढ़ता है, ऑफरिंग्स जमा होते जाते हैं। कुछ पानी में फेंके जाएंगे, बाकी अंतिम रिचुअल में इस्तेमाल होंगे। फेस्टिवल खत्म होने के बाद एवा, स्प्रिंग एल्फ इनमें से कुछ चीज़ें रख भी सकती है। मतलब फ़ायदा भी अच्छा खासा है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस साल सच में बम्पर हार्वेस्ट हुई तो पूरे गांव में एवा की रेप्यूटेशन स्काई हाई हो जाएगी। लोग मानेंगे कि वह एल्व्स की फेवरेट है, ब्लेस्ड है। और ऐसे में उसकी शादी एक अच्छे परिवार में ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाएगी। जुलूस चलता हुआ आखिर लूमियन के घर पहुंचता है। और दरवाज़ा खोलती है, सिंपल प्लीटेड ड्रेस, गोल्डन बाल जूड़े में, शांत, ग्रेसफुल मूड में। एवा वही गाना फिर एक बार गाती है, मैं हूँ बसंत की एल्फ। और मुस्कुराकर सुनती है, फिर उसे पशु की चर्बी का छोटा जा देती है। लूमियन इसे देखकर सोचता है, ये तो बहुत उदार है। हमारे पास तो खेत भी नहीं, हार्वेस्ट हम क्या करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।